ओके मालिक। सो बेसिकली कंटिन्यूइंग विद द लास्ट प्रोविजन, मतलब जहां पर अपन ने पढ़ा था इट वाज 230 एंड 231। 230 अपन ने पढ़ा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, एंड 231 हमने पढ़ा कि ट्रिब्यूनल उस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है या उसको मॉडिफाई कर सकता है। एक चीज मैं आपको खाली बता के रखता हूं, ओके, दैट इज वर्थ लिसनिंग। 231 में ये भी एक पावर दिया गया है जो यहाँ पर डिस्कशन पॉइंट पे नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी ट्रिब्यूनल को पॉइंट आया कि भाई यार ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सही तरह से नहीं हो रहा है, एग्जांपल देखो कैसे होता है, हाउ मेनी शुड से यस फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ओके, अगर आपको याद है मेजोरिटी एंड 3/4, लेकिन देयर आर मतलब जो 3/4 इन वैल्यू है, इसका मतलब देयर इज सम वैल्यू विच इज डिबेटिंग विद इट। ओके, दैट वैल्यू में डिबेट 100% वो नहीं होगा, लेकिन उसमें डिबेट होगा या मिसयूज ऑफ पावर्स हो सकते हैं, देयर विल बी सर्टेन थिंग्स, और ट्रिब्यूनल इज कमिंग टू नो दैट यार ये सब मेस्ड अप हो रहा है, तो रेदर देन गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ट्रिब्यूनल में आल्सो आस्क फॉर वाइंडिंग अप। ट्रिब्यूनल ऐसा भी बोल सकता है ठीक है भाई कंपनी को बंद ही कर दो, तुमको सब दिमाग फोड़ी करनी है, तो ये क्योंकि कंपनी का सोल्यूशन नहीं है, आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ट्रिब्यूनल डज हैव ए पावर अंडर सेक्शन 231 आल्सो, हां, ये ध्यान रखिए। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द एरा ऑफ मर्जर्स एंड अमालगमेशंस। नाउ आप जो नाम देना चाहते हो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मर्जर दीजिए, अमालगमेशन दीजिए, डी मर्जर दीजिए, रिवर्स मर्जर दीजिए, डजंट मैटर, प्रोसीजर इज सेम। इसीलिए अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर पेज पे, मतलब जैसे ये सेक्शन खत्म होता है अपने बुक के पेज पे, आपको जो मिलेगा 232 में आपको यही मिलेगा कि यहां पर ये प्रोसीजर आपको 230 का ही फॉलो करना है, एक्सेप्ट स्पेशल पॉइंट्स विल बी देयर। स्पेशल पॉइंट्स में क्या है सर? ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, यहां पर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी होगी, बिकॉज अमलगमेशन हुआ है। एग्जांपल, ए कंपनी एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, एंड वाई लिमिटेड इज गेटिंग अमलगमेटेड विद एक्स लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड की बुक्स में ओके सारे के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किसको जाएगी? ओके, एक्स लिमिटेड को जाएगी। तो एक एडिशनल पॉइंट आप समझ रहे हो, मतलब ये क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली, मतलब सर इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें जो पेटिशन वाला पॉइंट है ना, ये देखिए आप, पेटिशन विद ट्रिब्यूनल, ये कब होता था, मैंने क्या बोला, पेटिशन विद ट्रिब्यूनल कब होता था, जब आपका मीटिंग हाँ हो गया। ओके, पेटिशन ऑफ ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो जाती थी, मतलब ट्रिब्यूनल ये भी लिखेगा कि ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है, यानी जो लाइबिलिटीज है वो अभी कौन सी कंपनी में हो जाएगी? एक्स लिमिटेड में। जो एसेट्स है वो किसके हो जाएंगे? एक्स लिमिटेड के। कुछ समझ में आ रहा है? ये पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स मतलब क्या, एक थोड़ी सी एडिशनल चीज है। ओके, इसमें सर रिवर्स मर्जर रहा तो रिवर्स मर्जर मतलब प्रॉफिट मेकिंग इज मर्जिंग विद लॉस मेकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसीजर सेम। सर डी मर्जर रहा तो डी मर्जर मतलब एक यूनिट को देना, प्रोसीजर सेम, प्रोसीजर में चेंज नहीं है। ओके हाँ, फिर असर मेन डिफरेंस क्या है, ये जो आपने देखा ना, ये जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये आपको दो कंपनी से लेना होगा। समझ में आया? कौन सी कंपनी? एक्स लिमिटेड एज वेल एज वाई लिमिटेड, दोनों में अगर ये हुआ तो हो सकता है, दोनों में अगर ये नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। आई डू थिंक गेटिंग द पॉइंट। ये एक एडिशनल पॉइंट जो आपको दे रहेगा। ओके, यहां पर ये डॉक्यूमेंट मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स को सर्कुलेट किया जा सकता है। एंड जो पेटिशन का पॉइंट बोला उसके अंदर मैंने क्या बोला, पेटिशन में भाई यार क्या क्या हो सकता है भाई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी, ये ऑर्डर जा सकता है। इसके साथ डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप एंड विदाउट डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप मतलब लिक्विडेटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी मर्ज हो रही है, तो भाई वाइंडिंग अप को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर ट्रांसफरर लिस्टेड कंपनी है तो भाई यार सेबी को बताने, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को बताने का पॉइंट हो सकता है। तो देयर में बी सर्टेन पॉइंट्स व्हिच मे बी एडेड हियर, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। तो आपको एक आंसर, छोटा सा आंसर दिया कि ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा, यानी पिटीशन करने के बाद जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा उसके अंदर और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो आपको नोट्स में दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड मारो छोड़ दो, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन या एक सवाल ऐसा उठाया जा सकता है, सर जो माइनॉरिटी है, मेरे को बताओ कितने जन ने हाँ बोलना चाहिए ये ऑर्डर के लिए, कितने जन ने हाँ बोलना चाहिए? मेजॉरिटी विंस नहीं है इसमें, इसमें मेजॉरिटी प्लस 3/4 है, तो माइनॉरिटी कहीं ना कहीं है। क्या माइनॉरिटी 244 में जा सकती है? 244 मतलब पिछला ही चैप्टर अपना, क्या माइनॉरिटी 244 में जा सकती है, बोल सकती है कि मेरे को ये ऑपरेस हुआ है? आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है। मैंने क्या बताया, जब प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, आपके राइट्स थे, आपने राइट्स किए, लेकिन भाई मेजॉरिटी विंस है, हमने जो प्रोसीजर बताया वो है, 100% इसमें जरूरत नहीं है, तो इसमें जैसा था वैसे कर लिया, खत्म स्टोरी, यू कांट डू एनीथिंग। तो यहां पर ये किस्सा यहां पर क्लियर कट हुआ है। यहां पर ये केस है ना हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का था। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में एक ऐसा किस्सा हुआ था जहां पे माइनॉरिटी, ओके, जब ये मर्ज हुई थी कंपनी, उस टाइम पे माइनॉरिटी ने कंसर्न रेज किया कि नहीं नहीं भाई ये गलत अमलगमेशन है, प्राइस बराबर नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो भाई कोर्ट ने ये बोला, ओके, सबके साथ डिस्कस हुआ, मेंबर्स ने हाँ बोले, स्टोरी खत्म। ओके, अब माइनॉरिटी को कंसर्न है, डजंट मैटर, ओके, अनलेस अंटिल सारे मेंबर्स मिला के कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहां पर मेजॉरिटी, हमने जो क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया फुलफिल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक केस स्टडी बता दो इसके अंदर ये केस स्टडी है। ओके सर,
एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड इज ट्रांसफरी कंपनी एंड वाई लिमिटेड इज ट्रांसफरर. वाई लिमिटेड ट्रांसफरर है, मतलब वाई लिमिटेड सब डेटा सब एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करेगी. तो वाई लिमिटेड में लीज पे कोई तो प्रॉपर्टी थी. किस पे थी? लीज पे. ओके, तो जब वैल्यूएशन किया गया वाई का, जब वैल्यूएशन किया गया वाई का, तो वो प्रॉपर्टी जो लीज पे थी ना उसको एक्सक्लूड किया गया था. क्या बोला मैंने? किसके लिए? वाई लिमिटेड में एक प्रॉपर्टी लीज में थी, तो वैल्यूएशन वाई लिमिटेड का कौन करेगा? एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड पैसे देने वाला है. तो वाई लिमिटेड का जब वैल्यूएशन किया गया तो लीज की प्रॉपर्टी एक्सक्लूड की गई. वाई लिमिटेड कंसर्न रेज किया और वाई लिमिटेड कोर्ट में पहुंचा, बोला ये मेरी प्रॉपर्टी जो लीज की थी उसको एक्सक्लूड क्यों की गई. ओके, मेरे को बताओ इसका एक्सक्लूजन करना सही था या गलत था? आंसर सही था. कोर्ट ने बोला भाई लीज की प्रॉपर्टी मतलब तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, इनको लीज पे कंटिन्यू नहीं करना है, ये इनका डिसीजन रहेगा. तो ये एक्सक्लूड किया वैल्यूएशन में, तो देयर इज नो कंसर्न. आई डोंट थिंक. पक्का क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड का वैल्यूएशन करना था, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने थे. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए एक सीए अपॉइंट करना था. अब यहां पर ये क्या हुआ, एक्स लिमिटेड ने बोला जो वैल्यूएशन करना है ओके, वो जो सीए होगा वो एक्स लिमिटेड का ही डायरेक्टर था. कौन सा डायरेक्टर था? एक्स लिमिटेड. और एक्स लिमिटेड का जो डायरेक्टर था वो सीए भी था. तो प्रोफेशनल सर्विस तो दे सकते हैं ना अपन, ये अपन ने बात की हुई है. तो प्रोफेशनल सर्विस दी और डायरेक्टर को बोला कि भाई इसका वैल्यूएशन करके बताओ पर शेयर कितना देना चाहिए. और जो डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड का उसने वैल्यूएशन करके दिखाया. इसमें कंटेंशन उठाया शेयर होल्डर ने. शेयर होल्डर ने बोला क्योंकि ये डायरेक्टर उसी कंपनी का है इसीलिए उसने कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कम किया होगा. कौन सी लिमिटेड ने? वाई लिमिटेड. क्योंकि कहीं ना कहीं वाई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर वो करने के लिए है. कोर्ट ने बोला जिस बंदे ने ये वैल्यूएशन किया क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है? आंसर इज यस. क्या वो बंदा क्वालिफाइड है ये कैलकुलेशन करने के लिए? आंसर इज यस. ओके, बात खत्म, दिमाग मत खराब करो. आई डोंट थिंक समझ में आ रहा है. इट डजंट मैटर, वैल्यूएशन इज डन बाय डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड, बट द कंसर्न इज वेदर दैट डायरेक्टर इज एलिजिबल पर्सन टू डू द वैल्यूएशन. The question is nothing to do with director. The question is whether the person is competent enough to do the valuation. If the answer is yes for competence, don't doubt with that competence. जेन्युइन केस नहीं होगा ना, ये कोर्ट ऐसे जजमेंट देगी. तो अभी जब आपको एग्जामिनेशन में दिया है कि भाई यार अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टर है उसने कैलकुलेशन किया लेकिन वो सीए है और उसने वैल्यूएशन दिया, ही इज एलिजिबल पर्सन टू डू वैल्यूएशन. बात खत्म, अपना आंसर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ ओके, कहां पर होगा जब बताया ये एलिजिबल पर्सन नहीं है? ये आपको क्वेश्चन में लिखा होगा जो डायरेक्टर है ना उसने थोड़ा फ्रॉड किया. देखो आपको केस के फैक्ट दिए जा रहे हैं ना, जब मैं केस का फैक्ट बता रहा हूं कि डायरेक्टर है सीए, कंसर्न क्यों रेज किया वाई ने कंसर्न इसलिए रेज नहीं किया कि सीए नहीं है. वाई ने कंसर्न क्यों रेज किया, वाई लिमिटेड ने कंसर्न रेज क्यों किया? क्योंकि ये एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर है. सी, कंसर्न रेज करने का रीजन चाहिए मेरे को. मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं. वाई लिमिटेड ने कंसर्न क्यों रेज किया? क्योंकि वो एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर है, इसलिए नहीं रेज किया, सीए नहीं है. सीए है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो डायरेक्टर है. तो वो बोलते हैं ये डायरेक्टर रिलेशनशिप की वजह से वैल्यूएशन पे इंपैक्ट नहीं आता है. हाँ, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि भाई जो एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर है उसने फ्रॉड किया है तो फिर तो आपको डायरेक्टली आंसर है ना यार गलत होगा. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर है और उसने वैल्यूएशन किया है बट वो सीए भी है जिससे वो वैल्यूएशन के लिए एलिजिबल है, आपका आंसर क्या होगा? वैल्यूएशन वैलिड है या नॉट वैलिड है? वैलिड है. बस खत्म. 3 केस आपको याद रखना है एडिशनली. फ्रीज करें तो 232 क्या बोलता है? 232 बोलता है ये आप जो 230 का प्रोसीजर है वही फॉलो करो, साथ में थोड़ी सी चीजें ध्यान रखो. थोड़ी सी मैंने बताया ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल है, आप जब नोट्स में जाओगे तो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आपको मिल जाएगा, यानी वो एडिशनल है. मतलब एसेट्स लायबिलिटीज गए हैं, सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं था. यहाँ पर खाली 4 चीजें थी क्योंकि अपना इंटरनल मैटर था, आप समझे. लेकिन वहां पर 2 कंपनी इन्वॉल्व है तो दोनों कंपनी है तो जो अभी एक कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप, तो खत्म हो गई ना कंपनी की आइडेंटिटी, खत्म है वाई की, तो वो बताना तो पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को क्योंकि वाई लिस्टेड है. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर. और इसमें एक और एक पॉइंट आप दिमाग में रख लेना. ओके, देखो वाई लिमिटेड जब कंपनी फॉर्म हुई थी तो उसने ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए कुछ फीस भरी होगी, मालूम है ना, आरओसी की फीस भरते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए. वो ऑथराइज शेयर कैपिटल, अभी कंपनी वाई लिमिटेड तो बंद हो गई और इसके साथ मर्ज हो गई, तो जो ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए फीस भरी होगी वो एक्स लिमिटेड यूज कर सकता है उसके लिमिट इंक्रीज करने के लिए. यानी आपको समझना होगा अगर एग्जांपल ओके एक्स लिमिटेड का जो वाई लिमिटेड ने उसने 10,000 भरी होगी, एग्जांपल बोल रहा हूँ, एकदम पांचट एग्जांपल है पर कॉन्सेप्ट समझ लो. उसमें 10,000 भरी होगी. अब वाई लिमिटेड तो बंद हो गई, वाई लिमिटेड बंद डिसॉल्व हो गई. डिसॉल्व क्यों हुई? क्योंकि इसके साथ मर्ज हो गई. तो वाई लिमिटेड का 10,000 जो आरओसी के पास है फॉर ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन बी यूज्ड बाय एक्स लिमिटेड फॉर इंक्रीजिंग हिज शेयर कैपिटल. इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी अभी जब एक्स लिमिटेड अपना शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा और उस टाइम पे जब आरओसी को फीस देनी पड़ेगी तो वो किधर से कॉम्प ऑफ कर लेगा? वो अमाउंट उधर यूज कर सकता है वाई लिमिटेड का. आप समझे? ये कॉन्सेप्ट रहेगा, बस दैट्स इट. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा. तो 230 यहाँ पर खत्म हो जाता है. 230 में कुछ 232 कुछ है नहीं एक्चुअली खास. लेकिन 232 खास क्यों नहीं है? क्योंकि 230 का प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर अपन वैसे भी ब्रेक के पहले पढ़ चुके हैं. लेकिन देखो डेफिनेटली अपन ने 40 50 35 40 मिनट्स में अपन ने प्रोसीजर खत्म किया था ब्रेक के पहले ये, ठीक है. लेकिन आपको लगता है ये 30-40 मिनट में एक्चुअली कंपनी में प्रोसीजर खत्म होगा? ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है
और एक बार आप ट्रिब्यूनल के पास चले गए ना, तो ट्रिब्यूनल के पास क्या टाइम लिमिट है मालूम है? 3 मंथ। यानी अगर कोई पॉइंट हुआ, यानी ये केस 3 महीना 6 महीना चलेगा, और तब तक वैल्यूएशन वैसी की वैसी रहेगी, कंपनी का कैसा होगा क्या होगा ये सब चीजें डाउटेबल है। इट टेक्स अ टाइम। सो फॉर सर्टन क्लास ऑफ कंपनी 233 केम इनटू पिक्चर। 233 क्या बोलता है? अगर कोई छोटी कंपनी है तो ट्रिब्यूनल के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीजी और आरओसी में मैटर उड़ा दो, और सीजी के पास भी मैटर क्या जाएगा मैं समझाता हूं उसका। प्रोसीजर एकदम सिंपल है ना, यानी इसका मतलब क्या है? 233 इज द शॉर्टकट प्रोसीजर, रेदर देन फॉलोइंग 232 विल फॉलो 233 एंड विल गेट द अमालगमेशन और मर्जर ओके क्विकली, रेदर देन स्पेंडिंग ए टाइम ट्रिब्यूनल के पास जाओ, रेगुलेटर एंड अदर थिंग्स के पास जाओ। उससे अच्छा 233 का प्रोसीजर फॉलो करो और फटाफट निपटा दो। और 233 में आरओसी और सीजी इन्वॉल्व होता है, मेरे ख्याल से क्लियर। और सीजी को ऐसा, सीजी पूरा डिस्कशन नहीं करता, सीजी आरओसी का सुनता है। अगर आरओसी ने हाँ बोल दिया सीजी हाँ कर देगा, ना बोला तो सीजी रोकेगा। क्लियर मालिक? सीजी इज ओनली कंट्रोल मैकेनिज्म देयर, नथिंग मोर देन दैट। ओके, अब पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, 233 इज एप्लीकेबल टू whom कंपनी, विच कंपनी? ओके, तो मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया लेक्चर के पहले। ओके, स्मॉल कंपनी, 2 और मोर स्मॉल कंपनी अगर मर्ज हो रही होगी तो 233 यूज कर सकती है, और होल्डिंग एंड होली ओन्ड सब्सिडरी तो ये मर्ज हो सकती है, जिसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए अगर होल्डिंग और होली ओन्ड है, इसका मतलब इसका 100% शेयर कैपिटल मेरे पास ही है, तो मैं ही हाँ बोलूंगा ना मर्जिंग के लिए। मेरे को 3/4 इन वैल्यू 50% कुछ कैटेगरी नहीं है। और जब छोटी कंपनी है इसका मतलब क्या है यार? ओके, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब तुम क्या बात कर रहे हो यार? जिनका टर्नओवर मतलब 2 करोड़ का है मेरे ख्याल से लिमिट, 2 करोड़ और 50 लाख, मतलब क्या कंपनी है ये? कंपनी मर्ज भी हुई तो क्या फर्क पड़ रहा? आप समझे? मतलब ये कंपनी बड़ी, मतलब मर्ज भी हुई तो बड़ी हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट क्या मालूम है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये लोग 233 में क्या चाहते हैं? 233 का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। ओके, ट्रिब्यूनल के पास जाके यार होल्डिंग होली ओन मेरी है यार, अभी इसी को मेरे को मर्ज करना है तो मैं ट्रिब्यूनल के पास जाऊंगा यानी ये दूंगा, हाई होने वाला है क्योंकि ये तो मैं ही हूं ना, समझा? तो इधर मेरे को खाली दिक्कत किससे होगी मालूम है? क्रेडिटर्स की। मैं बताता हूं क्रेडिटर की कैसे दिक्कत होगी। लेट अंडरस्टैंड, एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी, वाई लिमिटेड इज सब्सिडरी। ओके, होल्ली ओन्ड, होल्ली ओन्ड, होल्डिंग सब्सिडरी कैन नॉट गो अंडर 233। 233 के अंदर खाली होल्डिंग टू होल्ली ओन्ड और 2 स्मॉल कंपनीज। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? होल्डिंग सब्सिडरी में 233 यूज नहीं कर सकते, पहले दिमाग में डाल देना। तो सर होल्डिंग एंड सब्सिडरी में क्या करेंगे? ये पूरा चैप्टर होने के बाद आप बताना क्या करेंगे। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद होल्डिंग टू सब्सिडरी है तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, आपके पास मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब कैसे बाकी शेयर्स एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपके आगे होगा। 235 236 डिपेंडिंग ऑन आपका कितना शेयर होल्डिंग है। मैं समझ में आ रहा है मेथड? तो आपको कौन सा यूज करना है डिपेंड ऑन आप कहां पर खड़े हो। तो अगर आप होल्डिंग और होल्ली ओन्ड हो तो 233। तो 233 का लॉजिक क्या है? देखो सिंपल सा है कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड होल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड के मेंबर तो सारे वही है, मतलब एक्स लिमिटेड ही तो है, तो ये तो हाई बोलेगा ना। अब खाली प्रॉब्लम किसका आएगा? क्रेडिटर। क्योंकि देखो क्रेडिटर ने जब बिल रेस किया होगा वाई लिमिटेड पे तो उनको पैसा किससे आना है? वाई। लेकिन जब ये मर्ज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्स। तो उनको चलेगा कि नहीं? सी एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट का केस, देखो क्रेडिटर को पैसे नहीं मिले तो कोर्ट को, वो क्रेडिटर किधर जाएगा? कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा बोलेगा वाई लिमिटेड के अगेंस्ट है, और जबकि वाई लिमिटेड ऑन पेपर होगी भी नहीं, इसीलिए उनके अप्रूवल जरूरी है। तो इसीलिए मेन कंसर्न किधर होगा? क्रेडिटर का। लेकिन इनके मेथड एकदम सिंपल है। मेथड सिंपल क्या है? एक बेसिक कंडीशन दी है, बेसिक कंडीशन जो है अगर वो है तो आगे जाइए, बेसिक कंडीशन नहीं है तो मत जाइए। बेसिक कंडीशन क्या? 90% ऑफ शेयर होल्डर्स मेंबर्स हाँ बोल रहे हैं और 90% ऑफ क्रेडिटर्स हाँ बोल रहे हैं। याद होगा 230 में अपन ने क्या पढ़ा था? 90% हाँ बोले तो प्रोसीजर डिस्पेंस करो। मेरे को बताओ मीटिंग कब नहीं हो रही थी? मेरे को बताओ मीटिंग, क्रेडिटर की मीटिंग मेंबर्स में नहीं बोला इन्होंने, लेकिन क्रेडिटर्स में क्या बोला? 90% है। अब मेरे को थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा। होल्डिंग टू होल्ली ओन्ड है तो मेरे को बताओ इसमें 100% मेंबर तो ये है, अब बचे कौन? क्रेडिटर। तो मीटिंग डिस्पर्स करनी है तो 90% अगर हो गए तो फिर मेरे को बताओ मीटिंग तो गई ना, तो मीटिंग गई, ट्रिब्यूनल भी चला गया पिक्चर से। अगर कोई मीटिंग ही नहीं होने वाली तो ट्रिब्यूनल को बताने की जरूरत नहीं। तो 233 ये शॉर्टकट प्रोसीजर है। 233 का पहला कंडीशन क्या है? आपकी मीटिंग हुई है, मीटिंग में मेंबर ने 90% ने हाँ बोला है, क्रेडिटर ने 90% ने हाँ बोला है। मैं फटाफट बता रहा हूं, उसके बाद आंसर देखेंगे। पहले इधर देखो, रटने की कोशिश करो। मीटिंग में क्या बोला? किसने हाँ बोला है? किसने बोला है? 90% मेंबर ने हाँ बोला है, 90% क्रेडिटर ने हाँ बोल दिया कि गो हेड विद ए मर्जर, गो हेड विद ए अमलगमेशन, यानी होल्डिंग विल बिकम नाउ ओके, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी विल बिकम दैट एक कंपनी ओनली। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये जो हाँ बोला है ना, ये आरओसी को दो। ये जो हाँ बोला है ये ऑफिशियल लिक्विडेटर को दो, अगर लिक्विडेशन में है तो। अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में हो रही होगी तो आप उसको दे दो, या तो आरओसी को तो देना कंपलसरी है और सीजी को दो। तो आपका एप्लीकेशन किसके पास जाने वाला है? आरओसी एंड सीजी, एंड इफ इट इज इन लिक्विडेशन इट मे गो टू लिक्विडेटर।
Is that point clear? Okay. अब ROC, let ROC decide in next 30 days whether this can go ahead, whether they have some objection. यानी कुछ फ्रॉड का किस्सा है या कुछ ROC भी ढूंढेगी ना. ROC को जो 90% हाँ बोल रहे हैं हम लोग, क्या वो सच्ची में 90% हाँ है या कुछ क्रेडिटर को बुलाया नहीं इन लोग ने? There may be multiple things. Let ROC find it. CG will not find. ROC will raise an objection to CG. अब ROC दो चीज कर सकती है, एक तो बोल सकती है गो हेड और एक बोल सकती है नहीं करना. अगर ROC ने नहीं बोला, CG रोक देगी और CG बोलेगी 232 फॉलो करो. क्या फॉलो करने बोलेगी? 232. यानी किसके पास जाने बोलेगी? ट्रिब्यूनल. भले 90% है फिर भी ट्रिब्यूनल के पास जाओ. समझा? ये कब होगा? जब ROC ने CG को बोला कि भाई हमको ऑब्जेक्शन है और ऑब्जेक्शन की रिपोर्ट दी जाती है, तब CG क्या करता है? CG बोलता है किसके पास जाओ? 232. अगर ROC का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया या 30 डेज तक कोई लेटर नहीं आया, दिन खत्म हो गया, फिर CG क्या बोलेगी? गो हेड. और जैसे ही गो हेड हो गया मतलब ऑल टुगेदर आपको पावर मिल गए, अप्रूव हो गया. अब डायरेक्टली प्रोसीजर फॉलो कर लो. प्रोसीजर मतलब क्या? ROC को इंटीमेट कर लो कि भाई CG का हाँ आ गया है, CG का लेटर आ गया है, और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज ऑन बुक्स कर लो और इमीडिएटली जो भी कंपनी डिसॉल्व हो रही है उसको डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो. हाँ, ROC के पास एक पावर रहेगा, जो आपने कंपनी डिसॉल्व की है ROC वो ओके एंश्योर करेगा कि उसको बिना लिक्विडेटर अपॉइंट किए डिसॉल्व करनी जरूरी है. मतलब ऐसा हो सकता है आप पेपर पे डिसॉल्व कर रहे हो, एक्चुअली डिसॉल्व नहीं होगी. सर कंपनी डिसॉल्व होना मतलब क्या करना? मेरे को कुछ एक छोटा सा भाई, उसके पहले एक ब्रीफ बता देता हूं आपको. देखो कंपनी डिसॉल्व होना मतलब क्या? आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अकाउंट्स बनाया होगा, उसमें क्या करते हो आप? जब डिसोल्यूशन करते हो तो रियलाइजेशन करके क्या करते हो? अपने घर पे पैसा लेके जाते हो, पैसा बेचते हो. बेवड़े जैसे बात कर रहा बे, मैं क्या बोल रहा हूँ? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है? पैसा, एसेट बेचते हो और पैसा आता है. पैसे को क्या करते हो? मार डालो मेरे को मार डाल मेरे को जहर दे दे, नहीं तो इधर से कूदी मारता मैं. क्या अरे एकदम डिसोल्यूशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन बोल रहा हूं. डिसोल्यूशन मतलब समझ में आ रहा है क्या? डिसोल्यूशन मतलब कंपनी बंद है, पार्टनरशिप हम बंद हो रही है. क्या करते हो? ओके ये एसेट है, बेचोगे, बेचने के बाद जो पैसा आएगा पैसे पार्टनर्स में दोगे, ये होगा. तो कंपनी में वैसे ही होगा ना, एसेट बेचे जाएंगे और लायबिलिटीज खत्म की जाएगी. अगर एसेट बेच के लायबिलिटीज खत्म हो गई है तो भाई ROC को कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ऐसा हो सकता है एसेट कम बिके, एसेट नहीं है और लायबिलिटीज बढ़ी हुई है, ऐसा पेंडिंग हो सकता है, चांसेस हो सकता है. ओके ये हो सकता है. ओके देयर में बी सर्टेन सीन. तो ROC विल एंश्योर कि डिसोल्यूशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं. लेकिन अगर ROC को लगा कहीं पर भी डाउट आया कि डिसोल्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो ROC ऑर्डर कर सकता है लिक्विडेशन के लिए. और जैसे ही ROC लिक्विडेशन के लिए ऑर्डर करेगा मतलब कौन पिक्चर में आएगा? लिक्विडेटर. फिर अपना सेक्शन ROC लिक्विडेटर वाला प्रोसीजर चालू होगा. फिर वो ट्रिब्यूनल कैसे जाएगा आगे वो अपन बाद में देखेंगे. वापस और एक मौका नहीं दे रहे. हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई तो बंदा रहेगा जो एक्चुअली देखेगा बेच के, मतलब बेच के पैसे दिए या ये ट्रांसफर किए कंपनी को और कंपनी से पैसे आके मेंबर्स को दे दिए. देखो मेरे को बताओ, एक कंपनी बंद कर रहे हैं, कौन सी कंपनी बंद कर रहे हैं? वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड के मेंबर्स होंगे. अब होल्डिंग और होल्ली ओन सब्सिडी तो दिमाग खोड़ी करो ही मत, क्योंकि यार पूरा पैसा मेरा ही है, उसमें तो ये किससे का डिस्कशन ही नहीं है. प्रॉब्लम किधर आएगी? ओके अदर कंपनी, प्राइवेट छोटी, प्राइवेट नहीं सॉरी, स्मॉल कंपनी. अभी एक्स लिमिटेड स्मॉल कंपनी है, वाई लिमिटेड स्मॉल कंपनी है. समझा? अब एक्स और वाई दोनों के मेंबर अलग अलग है, तो अब वाई को बंद करके एक्स में डाल रहे हैं. तो मेरे को बताओ वाई के जो मेंबर है उनको पैसे तो मिलने चाहिए, और वो पैसे कौन देगा? ट्रांसफरी कंपनी. तो ट्रांसफरी कंपनी जब पैसा देगा, वो पैसा एसेट्स खरीदने के दे रहा है, तो पैसा और वो उनका जो लायबिलिटी मैच होना चाहिए ना, वो मैच नहीं हुआ मतलब डिसोल्यूशन नहीं हुआ बराबर, तो फिर लिक्विडेटर लाएगा. फिर लिक्विडेटर एंश्योर करेगा कि पैसा उधर से बराबर आया है कि नहीं आया है. देखो कंपनी को मौका नहीं मिल रहा है, कंपनी को मौका नहीं दिया जा रहा कि लिक्विड नहीं करना, ये नहीं करना, ये तो डिसीजन हो चुका है. द ओनली थिंग इज दैट क्लोजर बराबर हो रहा है कि नहीं. देख कंपनी बंद, ऑर्डर पास हो चुके हैं. ऑर्डर देख, अगर ऑर्डर पास नहीं होते ना, 30 दिन का मौका था मेरे पास, 30 दिन का. छोटी कंपनी, वापस बोल रहा हूं, 50 लाख की तो कंपनी है यार, तो हम लोग ज्यादा इसमें इशू नहीं करेंगे. लेकिन तो पर क्या है, हम ये एंश्योर करेंगे बंद बराबर हुआ है. क्यों? ओके क्योंकि ऐसा है, जब चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो अपन के पास ऐसा मौका है कि कभी अगर कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ होता है, ROC जब स्ट्राइक ऑफ करती है उसके बाद 3 साल तक ओके किसी के पास मौका रहता है कि वापस वो कंपनी को ओके ROC के पास जाके कंपनी चालू करने में नहीं, कंपनी के अगेंस्ट लायबिलिटीज बताने के लिए. तो मौका क्यों दूं? ROC बोलेगा मैं क्लियर करूँ ना, बाद में इसी चीज की वजह से इशू नहीं आना चाहिए. याद रखना, जब स्ट्राइक ऑफ होता है ना, स्ट्राइक ऑफ इज नथिंग बट, स्ट्राइक ऑफ इज, जब मैं स्ट्राइक ऑफ करता हूँ कंपनी का नाम, इट इज नथिंग बट कोमा स्टेटस. ओके और वो पीरियड एंड हो गया, उसके बाद कंपनी एंड होती है. 20 साल तक रहता है, 3 साल और 20 साल, ऐसा है, डिस्कशन होगा वो चैप्टर 10 में. 20 साल तक कोई भी लायबिलिटी क्लेम कर सकता है, ऐसा है. तो अरे नहीं तो भाई यार फ्रॉड कंपनी, बहुत सारी चीज़ें. कल कंपनी चालू करो, बंद कर दूँ एक्टिविटीज़ करके,
और मैं बताऊँ ही नहीं, किधर चला जाओ, और तू एक पीछे बैठेगा और तेरे को बाद में अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसके अंदर, पर वो डिस्कशन बाद में करेंगे, इसमें नहीं घुसते। पर कॉन्सेप्ट समझा इधर का? 233 का प्रोसीजर समझा? तो 233 का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले विच क्लास ऑफ कंपनी कैन एंटर इनटू 233? सबसे पहले 233, स्क्रीन पे देखो, मैंने ऐसे पूरा सीक्वेंस में बनाया तो आपको दिमाग थोड़ी करनी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले विच कंपनी कैन एंटर? 2 और मोर स्मॉल कंपनीज एंड होल्डिंग टू होल्ली ओन्ड, बाकी कुछ नहीं है। लिखा है रूल्स में स्पेसिफाई, यानी सीजी को लगा और कोई कंपनी डालनी है तो डालेंगे, लेकिन अभी तक और कोई कंपनी नहीं है। ठीक है। दूसरा बेसिक कंडीशन 4 ये रटनी चाहिए आपने। पहली, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी विल फाइल एन एप्लीकेशन विद आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। ये 30 डेज का कैलकुलेशन क्या है? जब वो 90% हाँ बोल देवे। मेरे को बताओ मैंने क्या बताया था? आप आगे कब जाओगे? जब 90 हाँ बोलोगे। तो 90 हाँ बोलने के बाद 30 डेज के अंदर, जिस दिन हाँ बोले 30 डेज के अंदर किसको फाइल करना होगा? आरओसी। और ओएल मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर है तो, मतलब अगर लिक्विडेशन में तो। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मेंबर की मीटिंग होगी, 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हाँ बोलने चाहिए। तीसरा पॉइंट भी ओके, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, यानी हम लोग कंपनी डूब नहीं रही है, लिक्विडेशन, पैसा है, जो हम देने की बात कर रहे हैं ना, पैसा है मेरे पास। मेरे ख्याल से क्लियर। चौथा केस समझो, स्कीम इज अप्रूव्ड बाय हाउ मेनी क्रेडिटर्स? 90% ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स। और लेकिन कंडीशन एकदम क्लियर है, क्रेडिटर्स को ना 21 दिन की नोटिस दी गई थी। जब क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई गई है तो 21 दिन पहले उनको इन्फॉर्म किया था कि हम मीटिंग में ये डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद ही वो मीटिंग हुई है। और वो मीटिंग में कितने जन हाँ बोलना चाहिए? 90। ये इमीडिएटली, यानी व्हाट, एकदम प्रिसाइजली, इट शुड बी टू बी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इट शुड बी टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी 21 दिन मतलब तुमको एनालिसिस करने के लिए, तुमको पता करने के लिए, जो भी इंक्वायरी करनी है कर सकते हो। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द कंडीशन टू यूज 233? व्हाट इज द कंडीशन? सबसे पहले ओके, आपको आरओसी को 30 दिन के अंदर नोटिस देनी पड़ेगी, किसको? दोनों को, ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी। दूसरा, 90% ऑफ मेंबर ने हाँ बोलना चाहिए। ओके, तीसरा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होनी चाहिए। चौथा, स्कीम इज अप्रूव्ड बाय 90% ऑफ क्रेडिटर्स। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ओके, एंड मेक श्योर ये आपको क्लियर है। मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है? ओके, ये होने के बाद ये फाइलिंग ऑफ स्कीम है। मेरे को बताओ स्कीम किसको फाइल करोगे? ये मैंने बता दिया, 3 जन को। कौन कौन? सीजी, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर केस होगा तो, नहीं तो नहीं होगा। याद रखना इस केस में भी है, पर 2 जन को कंपलसरी है, सीजी एंड आरओसी। ओके, फिर मेरे को बताओ आगे क्या होगा? आगे ऑब्जेक्शन और सजेशन मलाए जाएंगे, और ऑब्जेक्शन और सजेशन कौन देगा? आरओसी। अब मैंने उसको 2 इसमें डिवाइड किए, आपको समझ में आना चाहिए। एक है नो ऑब्जेक्शन या नो सजेशन। ओके, आरओसी बोलता है ओके, या ऑफिशियल लिक्विडेटर सीजी को बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। ओके, सीजी बोलता है गो हेड। कुछ समझा? ओके, और दूसरा 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन या सजेशन आए। ओके, तो सीजी ओके किसको बोलेगा? ट्रिब्यूनल। ओके, ये मैटर ले ले, और 233 का किस में ले? 232 में जा। आई डू थिंक नाउ यू आर गेटिंग द सीक्वेंस कैसे होने वाला है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ओके, अब एज्यूम, अभी मेरे को बताओ इस 233 में आगे कब जाओगे? 233 में आगे कब जाओगे? देखो, अगर ये पोर्शन हुआ मालिक, मेरे को बताओ ये पोर्शन हुआ तो अभी 233 खत्म हो गया। मेरे को बताओ अगर आरओसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो तुमको कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा? 232। तो 233 भूल जाइए, इसके बाद आगे जाने वाला पॉइंट ही नहीं है। फिर तो आपको वो 3/4 और वो सब मीटिंग पूरी बुलानी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल करेगा फिर मेरे ख्याल से अभी झेपरा। लेकिन मेरे को बताओ आगे कब जाएंगे? जब ये पहला वाला नो ऑब्जेक्शन है। आई डोंट समझा? यानी अगला आंसर कब आएगा? नो ऑब्जेक्शन। अगर 30 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, या 30 दिन के अंदर लेटर आ गया कि ऑब्जेक्शन नहीं है, स्कीम फाइनल हो जाती है, और आरओसी को पेपर्स चले जाते हैं कि भाई हमारी स्कीम फाइनल हो गई, और हम अपने पेपर्स को मॉडिफाई कर लेंगे। यानी व्हाट विल बी मॉडिफाइड? एसेट्स, लायबिलिटीज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, कोई चार्ज होंगे, मॉर्गेज होता है ना अपना, वो सब इधर चले जाएंगे, यानी जो भी मॉर्गेज होंगे वो रिन्यू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लेटर होगा ना, सीजी का लेटर आएगा कि भाई इट्स कंफर्म्ड, नो इशू, मतलब वो पूरा फॉर्मल लेटर देते हैं वो, और वो लेटर इज एक्चुअली ए पेपर जिसमें ये क्लियर होगा। यानी एग्जांपल मेरे को बताओ, वाई लिमिटेड के नाम पे ये प्रॉपर्टी है, अब ये किसकी हो जाएगी? एक्स लिमिटेड। कैसे होगी? ये पेपर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बोलेगा मेरे को तो डॉक्यूमेंट बता, पेपर। किसका लेटर है? सीजी। ओके, और वो 232 और 230 में हुआ तो ट्रिब्यूनल के लेटर्स। समझ में कुछ आया? इस तरह से होता है ये। तो ये फाइनल हो गया, ओके हो गया। एंड मैंने आपको बता दिया डिसोल्यूशन ऑफ क्या होगा, विच कंपनी? ट्रांसफरर कंपनी। लेकिन इसमें मैंने कंडीशन इसमें लिखा नहीं है मैंने, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर कहीं पर भी आरओसी को लगा कि डिसोल्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आरओसी क्या अपॉइंट करेगा? लिक्विडेटर, और इसको फिर डिसॉल्व करेगा, उसके बाद इसको स्ट्राइक ऑफ करेगा, तब तक ये स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। मेरे ख्याल से हमारे क्लियर? ओके, और इसके बाद ये 3 पॉइंट पढ़ लो, लास्ट प्रोसीजर।
ओके जो मैंने आपको बता दिया। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा ये मैंने आपको बताया, क्या होगा, एसेट्स लायबिलिटी किसके पास चली जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी, चार्जेस जो है वो भी किसके होंगे, ये ट्रांसफरी कंपनी, लीगल प्रोसीडिंग किसकी होगी, ट्रांसफरी, एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग मतलब मेरे को बताओ, ओके इट में हैपन 10, मतलब अगर आपको याद है कितने जन ने हाँ बोला इसमें, 90, बाकी 10 तो है ना, तो वो डिसेंटिंग है। डिसेंटिंग मतलब वो एसेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आपको फोर्सफुली लेने पड़ेंगे, क्योंकि 90% स्कीम का पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर आएगा, यस यस, तो ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा, परचेज वो करना पड़ेगा आपको, जो परचेज करना होगा वो परचेज करना पड़ेगा। हाँ वो ये अगर 233 फॉलो किया गया है तो नहीं जा पाएगा, तो मेरे को ये मैं बता रहा हूँ ना उसका कारण है, अभी ये तेरे को अगले सेक्शन आएंगे ना तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा। मेरे को बताओ ये कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है, पहले दिमाग में ये डाल, होली ओन सब्सिडी है तो ये डिस्कशन ही नहीं है। तुम पहले एकदम चीजें क्लियर करो, देखो ये सेक्शन ने डाला है लेकिन तुम अपने आप को कंफ्यूज मत करो कि ये कौन सी कंपनी होने वाला, पहले ये दिमाग में डालो। ओके और स्मॉल में इतना कुछ इशू नहीं होता, स्मॉल मतलब कौन सी, प्राइवेट यार, और प्राइवेट में इतना मोटा मोटी ये 10% 5% के लिए कुछ नहीं हेडेक होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ ये पब्लिक कंपनी रही, सपोज पब्लिक कंपनी बड़ी कंपनी, उस केस में क्या होगा, फिर आगे के सेक्शन है ना, 236 है, 238 है, 235 है, उसमें देखेंगे अपन कैसे होगा। अरे बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो भले ही बोल रहा होगा, ये देख भाई सेक्शन का पॉइंट तो है लिखना, क्योंकि ये क्लास ऑफ कंपनी है, ये सीजी डिसाइड करता है, सेक्शन ने नहीं बताया, सेक्शन ने बताया है 230 नहीं, स्मॉल भी नहीं बताया, 233 इज एप्लीकेबल टू द सच क्लास ऑफ कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड, तो मतलब रूल्स जब भी एज प्रिस्क्राइब्ड होता है ना, ये देख एग्जांपल बता रहा हूं, आज अपन ने क्या देखा, मेरे को बताओ 244 याद है, 244 रिकॉल करो, 244 ऑपरेशन, कितने जन एप्लीकेशन दे सकते हैं, 100, 1/10 और 10%, याद आया, और 1/5, ये था, ये सेक्शन ने बताया था, ठीक है। 245 क्लास सेक्शन सूट्स, क्लास ऑफ सेक्शन, उधर क्या था मेरे को बताओ, उधर क्या था, 100, उसके बाद 10, 5 और 2, 5 2 नहीं है, 5 और 2, याद आया, 10 5 5 2, ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद लास्ट 100 5 5, ये कॉन्सेप्ट था, याद आया ना। ये जो 100 5 100 मैं 10 बोलिए 100, ये जो 5 5 जो है ना, इट इज एज प्रिस्क्राइब्ड है। अगर वो सेक्शन पढ़ोगे ना तो सेक्शन में लिखा है 100 डिपॉजिटर्स और ओके सच नंबर एस में भी प्रिस्क्राइब्ड, तो मतलब वो प्रिस्क्राइब्ड मतलब किसमें जाएगा, रूल्स, तो सीजी डिफाइन करता है, फिर वो रूल्स उसके लिए बनते हैं और सीजी उसमें बोलता है कि भाई इतना है। एग्जांपल मैं पिछले बार का डिपॉजिटर्स का बताऊं तो एक साल भर 1.5 साल पहले वो 10% था, जो अभी 5% हुआ है, तो ये रूल्स है। तो यहां पर भी ये रूल्स है, 233 बोलता है दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू सच क्लास ऑफ कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो जब मैं एस में भी प्रिस्क्राइब बोलूंगा मतलब सेक्शन में नहीं होता है, तो वो एक्ट ने ये पावर किसको दिया है, सीजी 2/233 कौन यूज कर सकता है। फिर सीजी ने अपने रूल्स में बताया कि इस क्लास ऑफ कंपनी जो 233 यूज कर सकता है उसमें 2 छोटी कंपनी या होल्डिंग टू होल्डी ओन कर सकते हैं। तो जब एक्ट ड्राफ्ट किया था तब उनको ये नहीं मालूम था ये 2 होने वाले हैं। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। एक्ट ड्राफ्ट किया था ना तो उन्होंने बोला सीजी जैसा बोलेगी लेकिन हम ये प्रोसीजर छोटा रखेंगे, तो मोदी जी ने सोचा ये छोटा प्रोसीजर किसके लिए काम आएगा। आई डू थिंक समझ में आ रहा है। फिर मोदी जी ने सोचा एक काम करो, ओके बड़ी कंपनी इसमें मत डालो, प्राइवेट मत डालो, पब्लिक मत डालो, एक काम करो छोटी कंपनी जो 50 लाख के नीचे वाली है उनके लिए प्रोसीजर किया तो सीजी हाँ बोल देगी, लेकिन भाई 50 लाख के ऊपर है ट्रिब्यूनल के पास जाने बोलो, भाई मेरा दिमाग पूरी मत करो। आई डू थिंक तुमको समझ में आ रहा है। जब ये एक्ट ड्राफ्ट हुआ तो एक्ट ने नहीं सोचा था कि भाई स्मॉल कंपनी होगी, इसलिए तो एक्ट ने तो बराबर लिखा कि भाई अगर ऐसा हो सकता है यार डिसेंटिंग शेयर होल्डर हो सकते हैं तो आपको परचेस करना पड़ेगा फोर्सफुली, क्योंकि आपको अगर कंपनी को बंद करना है तो आपके पास सारे शेयर आने चाहिए। तो पर एक्ट को मालूम नहीं था ना होल्डिंग टू होल्डी ओन सब्सिडी होगा, तो इस कंटेक्स्ट से आपको थोड़ा ऐसा लॉजिकली ध्यान में रखना होगा कि भैया ये ऐसा है और लॉ इसी तरह से जाएगा। तो कुछ चीजें मोदी जी को दी है और कुछ चीजें मोदी जी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर हाँ बोले। तो जब एक्ट हुआ है तो भाई मोदी जी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर हाँ बोले, ओके। और ये जो ये है ये सिर्फ पावर जो पावर में है वो डिफाइन करता है। तो जो सेंट्रल पावर में है अपने मोदी जी है तो मोदी जी डिफाइन करते हैं। मैं जैसे मोदी जी बोल रहा हूँ इसका मतलब मोदी जी आते वो डिसाइड नहीं करते, मतलब आप समझे, मतलब पर मोदी जी के तरफ से ही अप्रूवल होगा, कांग्रेस को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यह एक्ट ड्राफ्ट होगा ये प्रोसीजर चलेगा क्या, ये प्रोसीजर चले जाएगा। ये जब 233 ड्राफ्ट हुआ था तब सिर्फ मोदी जी ने हाँ नहीं बोला, मोदी जी प्लस कांग्रेस ये दोनों ने हाँ बोला तब जाके ओके हुआ। ये मालिक मेरे ख्याल से क्लियर मालिक है, टर्मिनोलॉजी क्लियर, ओके। तो मेरे को बताइए प्रोसीजर में पक्का क्लियर है। तो प्रोसीजर में क्या होगा, ओके ये वापस आते हैं सेक्शन पे। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, 4 चीजें।
एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, कोई चार्जेस रहेंगे वो भी ट्रांसफर होंगे, लीगल प्रोसीडिंग रहेगी वो भी ट्रांसफर होगी, और कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है वो आपको खरीदने पड़ेंगे। क्लियर? ओके, जो आपको खरीदने पड़ेंगे, ओके, तो वो जो शेयर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो शेयर्स आपके नहीं है। तो यहां पर आप समझो शुरू, मेरे को बताओ, अगर होल्डिंग टू होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है तो 1000 शेयर्स होंगे किसमें? सब्सिडरी में। ओके, जब मैं पे करूंगा तो सब्सिडरी में पे करूंगा तो पैसा मेरे पास ही आने वाला है। तो शेयर्स को यूजुअली वो बोलते हैं कि जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर्स क्या करने चाहिए? कैंसिल। तो अगर ट्रांसफर कंपनी होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है तो मेरे को बताओ, ऐसा फिजिकली पैसा होल्डी ओन्ड सब्सिडरी मतलब ऐसा देखिए मेरे को ही लूंगा मैं, तो बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? उससे अच्छा शेयर को कैंसिल कर दो। नहीं समझ में आया? तुम पैसा ही मत दो, मतलब देने की जरूरत ही नहीं है, शेयर्स तुम्हारे हैं ना, तो कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो दिस इज एप्लीकेबल वेयर इफ इट इज एन होल्डिंग टू होल्डी ओन्ड सब्सिडी। और प्राइवेट पब्लिक स्मॉल कंपनी में जब होगा उस केस में भी कैंसिलेशन हो सकता है जब वो पूरी तरह सेटल्ड हो जाए, अगर सेम मेंबर्स रहे तो। लेकिन अगर मेंबर्स अलग रहे तो पैसा उनको देना पड़ेगा। डन मालिक? ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट तो ये पॉइंट है जो मैंने आपको समझा दिया है, पेमेंट ऑफ रिवाइज ऑथराइज कैपिटल। मेरे को बताओ, जब रिवाइज ऑथराइज कैपिटल होगा तो उसके अंदर कौन सा एडजस्टमेंट किया जाएगा? एडजस्टमेंट किया जाएगा ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। याद आया? नहीं याद आया? मेरे को बताओ, ट्रांसफर कंपनी जो गई, ट्रांसफरर कंपनी मतलब कौन सी? वाई लिमिटेड, वो तो बंद हो गई ना। ओके, मेरे को बताओ उसका 10,000 का फीस पे किया, मैंने बताया ना पिछला एग्जांपल, वो इधर एडजस्ट कर सकती है, वो एक्स लिमिटेड यूज कर सकती है कि नहीं? यस, वही पॉइंट इधर बता रहा है। 232 233 का कॉमन पॉइंट है ये। मेरे ख्याल से 233 का प्रोसीजर क्लियर है मालिक? पक्का? ओके, इस पर पहले दिमाग में क्लियर रखना, इट इज एप्लीकेबल टू दिस कंपनी ओनली। ठीक है, तो अब मेरा एक सिंपल सा आंसर दो। अगर कंपनी को अमालगमेशन करना है तो कौन सा सेक्शन? 231 क्या रे? अरे आराम से, घाई मत कर। कंपनी को अमालगमेशन करना है तो कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है 230, 31 नहीं है, 230 मैं वापस बोल रहा हूँ, आराम से जाइए। कंपनी को अमालगमेशन करना है तो 232, कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करना है तो 230। क्लियर है? होल्डिंग टू होल्डी ओन्ड सब्सिडरी को अमालगमेशन करना है 233 कैन बी यूज्ड बट इट कैन आल्सो यूज 232। 233 लेना कि नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन किसका है? कंपनी का। ओके, उसको कंपल्सरीली कौन सा लेना पड़ सकता है? दैट इज 232। आई डू थिंक समझ में कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से मालिक। क्लियर है? आई डू थिंक आइडिया आया समझ में, लॉजिक समझा? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, दो छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी, उन दोनों के इसमें ये हो रहा है, तो कौन सा सेक्शन? 233। ठीक है, क्या वो 232 भी यूज कर सकते हैं? यस, 233 इज एन शॉर्टकट मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड। क्लियर? ठीक है, अब और एक थोड़ा सा मैकेनिज्म आगे जाते हैं। मेरे पास एक कंपनी का 40% शेयर होल्डिंग है, 40%। देखो, मेजॉरिटी विंस होता तो मैं डिसीजन लेने में पास है, 40% है। ओके, या मेरे पास 10% है, या मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, लेकिन मेरे को उस कंपनी के साथ अमलगमेट होना है, और मेरे को ये मेंबर्स की मीटिंग का झंझट नहीं चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, मेंबर की मीटिंग, क्रेडिटर की मीटिंग मतलब बहुत बड़ा जुगाड़ है। ओके, तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए 235 मेथड उस केस में आता है। 234 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि फॉरेन कंपनी, इफ यू रिमेंबर, फॉरेन कंपनीज अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस। हाँ, खाली एक चीज फॉरेन कंपनी में मैं समझा दूं, जो यहाँ पर आपको मालूम है 230 में तो अपन यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना बेटा। 230 में, 232 में भी यही करेंगे ना। खाली नोटिस टू रेगुलेटर्स में आरबीआई को भी देना पड़ेगा। कौन सी कंपनी को? फॉरेन, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज यूज होते हैं। 234 में 234 ऊपर देखो बेटा, 234 मैंने क्या बोला? फॉरेन कंपनी को हर सेक्शन अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस। क्लियर? तो यहां पर खाली बस इतना होगा कि साथ में सिर्फ क्या चाहिए? आरबीआई का अप्रूवल, बस खत्म। इससे ज्यादा इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, अब चल रहा है 235, जिसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर के मैकेनिज्म से हम लोग टेक ओवर कर सकते हैं। तो अब थोड़ा शब्दों का देखो, शब्दों की तरफ मेरा ध्यान दो। 235 और 236 में मैं टेक ओवर के मेथड कर रहा हूं। डोंट गो विथ अमालगमेशन और मर्जर, इट इज ए टेक ओवर। आई वांट टू टेक ओवर। और टेक ओवर में क्या होता है? टेक ओवर में सिंपल क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना शुरू। टेक ओवर में क्या होगा? ओके, एग्जांपल, ओके, ये बैलेंस शीट है। ओके, बैलेंस शीट है, 1000 शेयर है, 1000 शेयर में से 600 मेरे पास है, 400 किसी और के पास है। अब इमेजिन करो, अगर ये 400 शेयर भी काट के अगर ये सब मैं खरीद लेता हूं और 400 मेरे होते हैं, यानी 1000 के 1000 मेरे। ओके, आप समझ में आया क्या? ओके, अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक ये मेरी होल्डी ओन्ड सब्सिडरी हो गई? अब मेरे मेथड्स के हिसाब से मैं जा सकता हूं 233, वही तो मैं बोल रहा हूं।
एक 233 का मेथड कौन सा समझ में आ रहा है? तो शॉर्टकट मेथड हो गया। और एज्यूम करो 233 भी कब होगा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स है आई नो, बट लेकिन आप समझने को शुरू हो। अगर ऐसी कंपनी में आप प्रैक्टिकली समझो, ओके इधर एसेट है जो एज्यूम करते हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग है 1 CR और ये टोटल वैल्यूएशन 1 CR है और क्रेडिटर्स एक भी नहीं है। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, क्रेडिटर्स एक भी नहीं है, ओके सिर्फ मेरे शेयर होल्डिंग है और बिल्डिंग 1 CR है सामने के सामने। मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक ओके 233 भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा मान गया, ये सारे मैं बुक्स के थ्रू मेरे पास ट्रांसफर कर लूंगा, बुक्स में फिजिकली जो भी बुक्स में रहेगा। 31 मार्च जैसे भी होएगा तो मेरे को बताओ, अगर ये मैंने बुक्स में ट्रांसफर कर दिया, बिल्डिंग इज सोल्ड टू एक्स लिमिटेड, ठीक है, बिल्डिंग इज सोल्ड टू एक्स लिमिटेड और एक्स लिमिटेड के पैसे पड़े तो सामने सामने जीरो हो गया। मेरे को बताओ बैलेंस शीट क्या होगा? ओके एंड कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए, ओके ये कंपनी कौन सी हो जाएगी? हॉलो कंपनी। हॉलो कंपनी मतलब जिसमें कोई काम नहीं है, ना एसेट्स है ना लाइबिलिटीज है, और अपने आप आरओसी ओके सेक्शन 248 में आगे आएगा, अभी कंफ्यूज नहीं करता पर 248 में ओके आरओसी खुद इसको स्ट्राइक ऑफ कर देगा। ओके 3 साल बाद वो 3 साल स्ट्राइक ऑफ है, डिसोल्यूशन नहीं है, स्ट्राइक ऑफ है। तो ये इसमें डिस्कस करूंगा ना मैं, स्ट्राइक ऑफ जब जाएगा तब, ओके पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये तरीका मैकेनिज्म, क्रेडिटर ही नहीं है ना। मेरे को बताओ, मेंबर मैं हूं इस कंपनी का और इस कंपनी में सिर्फ एक ही एसेट है, वो एसेट मैं मेरे पास ले लूं, खत्म है स्टोरी। मेरे को बताओ तो सही क्या है? कल मांगने कौन आएगा? मांगने कब आएगा? क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर ही नहीं है तो अभी तुम बोलोगे सर इसका एक्स लिमिटेड के मेंबर एक्स लिमिटेड से मांग सकते हैं, वाई लिमिटेड से एक्स लिमिटेड मांगेगा क्योंकि वाई लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड। समझ में आया? एक्स लिमिटेड के मेंबर कैन नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम वाई लिमिटेड। ये चीज क्लियर रखो मेरे ख्याल से, पक्का जेपा। ये मेथड है जो 235 बताता है। तो अगर 235 से यानी क्या करने का अपन ने, एकदम सिंपल पॉइंट बताओ, बात करो एकदम सिंपल वे में बात करूं तो 235 क्या मेथड बता रहा है? ओके तुम एक काम करो, ओके एमलगमेशन का डिसीजन लेने के पहले ओके तुम टेक ओवर ही कर लो। टेक ओवर मतलब 100% ले लो और उसके बाद तुमको लगे तो 233 फॉलो करो या ओके हॉलो कंपनी करके क्लोज करो। हॉलो कंपनी कब होगी? जब क्रेडिटर्स नहीं होंगे, लेकिन अगर क्रेडिटर रहे तो 233 फॉलो करो। नहीं समझे? समझ में आया? दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क रे। समझा? मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ट्रिब्यूनल के पास जाना। मेरे को बताओ, अगर मैं एक ये चलो और एक एग्जांपल देता हूँ यार, इसको बहुत अच्छे से करो, समझो। एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड के और वाई लिमिटेड है, ओके और एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मर्ज होना चाहते हैं, तो मेरे को बताओ कैसे हो सकते हैं? सेक्शन बताओ। 232 यही होगा ना? अब आप इसका मतलब कहीं ना कहीं वाई लिमिटेड के मेंबर्स ना बोल सकते हैं, हो सकता है, चांसेस है और प्रोबेबल चांसेस है क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो पर एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड लेना ही है, ईगो इशू। तो एक्स लिमिटेड ओके मार्केट से शेयर उठाता है, 235 से वो अपने शेयर उठाएगा। समझ में आ रहा है? और शेयर उठा के ओके एक पॉइंट टाइम ऐसा आएगा जब इसके शेयर्स पूरे किसके पास होंगे? एक्स के पास। और फिर बाद में ना उसको 232 फॉलो कर 233 करेगा अगर क्रेडिटर्स रहे तो, और क्रेडिटर्स नहीं रहे तो ओके हॉलो कंपनी करके क्लोज करेगा। आई डू थिंक कॉन्सेप्ट समझ गया तुमको। तो कौन सा मैकेनिज्म आपने सजेस्ट करना है? डिपेंड्स ऑन केस टू केस। आप हर जन को 232 नहीं बोलोगे। 232 किसको बोलना है ये भी आपने समझना है, और 235 किसको बोलना है ये भी समझना है, और इसके चक्कर में 236 किसको बोलना है वो भी समझना पड़ेगा। अभी ये 236 तो बाकी है, परचेज ऑफ शेयर बाय मेजॉरिटी, लेकिन वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। वो कब यूज करोगे? 236 कब यूज करोगे? जब आपके पास 90% या उससे ज्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन है 90% या उससे कम है तो कौन सा सेक्शन यूज करूं? 235। यानी मेरे को अरे समझ में आ रहा मालिक? तो अब मेरे को बताओ, अगर मेरे पास 50% शेयर होल्डिंग है तो मैं कौन सा मेथड यूज करूं? टेक ओवर का। टेक ओवर बोल रहा हूं, टेक ओवर कौन सा मेथड? 235 236 के वर्ड में अमलगमेशन मत यूज करना। 235 236 में अमलगमेशन नहीं होता है, टेक ओवर होता है। क्वेश्चन नहीं तो गड़बड़ करोगे सालों, मेरी बैंड बजा के आओगे तुम लोग। अमलगमेशन का सेक्शन कौन सा है? 232 233। तुम्हारे पास दो ही मेथड है अमलगमेशन के, लेकिन अमलगमेशन करवाने के लिए तुम्हें टेक ओवर करना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि मेंबर दूसरे मेंबर कोई हाथ थोड़ना बोलेंगे। ओके समझ में आ रहा है? तो जब तक मैं उस घर में नहीं घुसूंगा तब तक वो अमलगमेशन नहीं होगा। तो मेरा उस घर में घुसना जरूरी है। तो मेरा उस घर में घुसने के लिए मेरे पास मेथड कौन से है? 235 236।
ओके खाली इतना ध्यान रखो 236 कब यूज होगा 90% से ज्यादा, 235 कब होगा जब 90% से नीचे, तो 235 के मेथड से जाओ 90 तक पहुंचने लगे। मेरे ख्याल से क्लोज कर दे बस, अभी प्रोसीजर समझना है और प्रोसीजर एकदम सिंपल है, बस इसमें कंडीशन है जिसकी वजह से 235 अटक जाता है। ओके 235 236 बाद में जाएंगे। 235 बोलता है ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी एक्स लिमिटेड और ट्रांसफर कंपनी ओके तो वाई लिमिटेड। अब यहाँ पर ट्रांसफरी और ट्रांसफर वर्ड नहीं होगा क्योंकि एमलगमेशन नहीं है, पर अपन कॉन्सेप्ट रखने के लिए वही रखेंगे ताकि तुमको वो इजीली समझ में आए, बिकॉज वी आर इनटू टेक ओवर। तो इसीलिए टेक ओवर के कंटेक्स्ट में ये लोग शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो ट्रांसफरी और ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कंपनी के केस में ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यूज होगा। ट्रांसफरी कंपनी ओके ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर कंपनी ऑफ शेयर्स, तो यहां पर जो एडिशनल वर्ड लगाना होगा, जो ट्रांसफर कंपनी है जिसके शेयर्स ट्रांसफर होने वाले हैं और ट्रांसफरी कंपनी ओके जिसके शेयर्स वो खरीदने वाले हैं, इस तरह से शब्दों का प्रयोग है। आई डू थिंक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी का कॉन्सेप्ट ओके कुछ कुछ जगह पे जैसे भी होगा, लेकिन आपका लॉजिक क्या होगा, वो जो कंपनी है वो किस कंटेक्स्ट में यूज की जा रही है, वो एक्वायर के कंटेक्स्ट में यूज की जा रही है, अमलगमेशन के कंटेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफरी कंपनी जो होगी, ट्रांसफरी कंपनी जो होगी वो ट्रांसफर कंपनी को ऑफर देगी कि मैं एक शेयर कितने में खरीदूंगा। अब मेरे को बताओ, अगर मार्केट प्राइस 50 रुपए है तो अगर मैं ऑफर दिया 40 रुपए, कोई बेचेगा? मेरे को ऑफर कितना देना पड़ेगा? बहुत ज्यादा, मोर देन 50 भी नहीं, बहुत अच्छा दूंगा तो मेरे पास सब लोग आएंगे। मेरे को 10-12 शेयर चाहिए, 10-12% चाहिए, टेक ओवर करने के लिए 50% ज्यादा चाहिए। कितने चाहिए? ये तुम्हारा दिमाग है, अभी 50% से ज्यादा चाहिए, लेकिन आगे डिस्कशन देखो ये सेक्शन वैलिड कब होगा देखेंगे। तो ये लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी ऑफर देगा, कौन सा वो, किसको, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को, और वो ऑफर 4 महीने के लिए वैलिड होगा। यानी ये शेयर का बेचना खरीदने का काम कब तक होगा, 4 महीने तक वो ऑफर वैलिड रहेगा। यानी एग्जांपल, मार्केट रेट 50 रुपया है और मैंने ऑफर दिया 80 रुपए में खरीद रहा हूं, को समझ में आया? ये 80 रुपए वैलिड कब तक रहेगा? 4 मंथ्स तक। सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये ऑफर देते वक्त आपको आरओसी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 100% आरओसी को तो इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं ये मास टेक ओवर है ना, तो मैं टेक ओवर कर रहा हूं, तो आरओसी को इंटीमेट किया जाएगा, आरओसी को बताया जाएगा ये वैल्यू है और मैं टेक ओवर कर रहा हूं और इसके लिए फंड्स अवेलेबल है। ऐसा ना हो जाए मैं ऑफर दे दूं और पैसा ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास बैंक में वो सफिशिएंट फंड होने चाहिए ताकि अगर पूरा टेक ओवर हुआ तो उतना फंड मेरा बाजू में होना चाहिए, वो मार्क होना चाहिए बाजू में। समझ में आया? और अगर आरओसी को लगा कि नहीं है ये एंड करना है, तो आरओसी एंड कर सकती है, और आरओसी बोलती है गो हेड, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, तो गो हेड करो। को समझा? मेरा पहला पॉइंट, ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को ऑफर देगी, वो कितने महीने रहेगी? 4 महीने। फिर ट्रांसफरी कंपनी किसको एप्लीकेशन देगी? आरओसी को, और आरओसी को एप्लीकेशन में क्या क्या बताएगी कि मैं ये ऑफर दे रहा हूं, दूसरा मेरे पास ये पर्टिकुलर पॉइंट फंड्स अवेलेबल है, और भाई जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके डायरेक्टर ने सब मेंबर्स को नोटिस दे दी कि ये ऑफर अवेलेबल है। मतलब मार्केट में बेचेंगे नहीं, 50 रुपए मार्केट में नहीं बेचेंगे, 80 रुपए में बेचेंगे। इधर किसने नोटिस दे दी है? ट्रांसफरर कंपनी के डायरेक्टर ने उनके मेंबर्स को नोटिस दे दी है। डन मालिक? मेरे को वापस चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? आराम से, घाई मत करो, आराम से। ट्रांसफरी कंपनी किसको दिया ऑफर? ट्रांसफरर कंपनी। कितने महीने वैलिड? 4 महीने। उसके बाद ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी? आरओसी को देगी, उसके साथ में उनको बताएगी पैसा अवेलेबल है, और डायरेक्टर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी नोटिस किसको देंगे? मेंबर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ये क्लियर है ना? सेकंड पॉइंट समझा? ये सेकंड 238 है, ये 237 में नहीं लिखा है, 235 में नहीं लिखा है, 238 में लिखा है। जब भी 235 में आप नोटिस दोगे, जब भी 235 में आप ऑफर दोगे, तो समझ में आया? तब आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, और आरओसी के साथ में आपको बताना पड़ेगा पैसा भी है और डायरेक्टर ने भेजनी चाहिए। समझा? यानी सेकंड स्टेप इज नॉट 235 का सीक्वेंस, पर वो सेकंड डालना पड़ेगा क्योंकि सीक्वेंस वैसे ही जाएगा। यानी 235 का स्टार्ट करते ही आपको 238 पहले फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद वापस 235 चालू होगा। डन मालिक? ठीक है, ओके, कहानी खत्म। अब मेरे को बताओ तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? कितने महीने के लिए ऑफर वैलिड है? यानी वापस अब प्रोसीजर कब चालू होगा? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद पता करो, जैसे ही 4 महीना एंड होता है पता करो क्या आपके पास 90% से ज्यादा शेयर वैल्यू मिला है क्या? कितने से ज्यादा मिला है? 90% से ज्यादा शेयर वैल्यू मिला है, 90% से ज्यादा, तो आगे जाओ, नहीं तो टाटा बाय बाय, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यानी ये सेक्शन आगे बढ़ेगा कब? 90% से ज्यादा आपके पास आया है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल है। 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, ओके, आपके पास कितने आने चाहिए 4 महीने में? 9,000 और उससे ज्यादा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? लेकिन जब ये 9,000 से उससे ज्यादा उसमें कैलकुलेट करोगे तो अपना शेयर होल्डिंग बाजू में रखो, अपना शेयर होल्डिंग उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब जो 4 महीने के पहले तेरे पास भी कुछ शेयर्स होंगे ना, वो बाजू में रखो,
अब इसको मैं एग्जांपल देता हूं, 11,000 शेयर है, 11,000 शेयर में से 1,000 मेरे ऑलरेडी पहले से होल्ड थे जब ये ऑफर दिया उसके पहले। तो अब मेरे को बताओ कितने जन ने हाँ होना चाहिए 4 महीने में? 11,000 थे, 11,000 जिसमें से मेरे पास कितने ऑलरेडी थे? 1,000, तो 11,000 माइनस 1,000 कितने बचे? 10,000, 10,000 में से 90%। समझा? तो 90% कैलकुलेशन करते हो किसको इग्नोर करने का? अपने शेयर होल्डिंग जो पहले से होल्ड कर रहे हैं। ढूंढ 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 ढूंढ, समझ में आ गया? अगर ये 90% हुआ तो आगे के सेक्शन का प्रोसीजर देखो, मतलब आगे प्रोसीजर देखो, नहीं तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सर बेटर लक नेक्स्ट टाइम मतलब वापस टू जो आए, ओके 4 महीने बाद नहीं, 4 महीने का नहीं है, नोटिस दो और वो करो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम मतलब 90 से नीचे आया, मतलब कितना आया? एग्जांपल बोलो। 70 आया, तो कहीं ना कहीं आपको समझना है 236 यूज नहीं कर सकते। 236 यूज करने के लिए क्या चाहिए? 90 प्लस 9, तो 236 नहीं है तो वापस 235 में आना पड़ेगा। वापस तेरे को 4 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, यानी तेरे को वापस तू 8 महीने वेट करना पड़ रहा है तेरे को। लेकिन उसमें अगर एडिशन हुआ है वो और माइनस होगा, वो तो माइनस मतलब जो भी होगा वो कैलकुलेशन कैसा, इन शॉर्ट एकदम सिंपल बता दूं, तेरे पास एकदम 10,000 में से तेरे को कितने मिलने चाहिए थे? 9,000, तेरे को मिला खाली 5,000 या तेरे को मिला 6,000। ओके तो कुछ नहीं, वापस 235 फॉलो करो, वापस नोटिस दो और वापस करो, और वो टाइम पे एक्सक्लूड करो, वो खाली 3,000 का कैलकुलेशन होगा, उसमें से 90% आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये मेथड वापस होता रहेगा, ये रिकरिंग मेथड होगा। एज्यूम करते हैं अभी अपना दूसरा मैकेनिज्म, फिर दूसरा मैकेनिज्म क्या हुआ? मतलब अभी एक तो ये ना हुआ तो वापस बेटर लक नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय। लेकिन सही हुआ तो नहीं 236 में मत जाइए, 235 खत्म किधर हुआ है? 236 में कब जाना है बाद में बताऊंगा, पहले 90% के ऊपर, पर इसमें 236 में मत जाइए। अब मेरे को बताओ कितना आ गया आपके पास शेयर? 90 प्लस आ गया। 235 आपको एक मेथड देता है जिसमें फोर्सफुली 10% आप ले सकते हो। तो अगला मेथड, आगे का प्रोसीजर वो है। आगे का प्रोसीजर है 4 महीने में आपके पास कितने है? 10,000 थे, 10,000 में से कितने आ गए? 9,000 आए। कितने नहीं आए? 1,000। ओके 1,000 को नोटिस दीजिए कि मेरे पास 90% प्लस आ गया है, मैं फोर्सफुल एक्विजिशन कर रहा हूं, एंड यू हैव ए राइट टू डू दैट। यू हैव ए राइट टू डू दैट अंडर सेक्शन 235। 236 में मत जाइए, 235 में तुम्हारे पास फोर्सफुल एक्विजिशन है, 236 में फोर्सफुल नहीं है। 236 में उनको ऑफर दिया जाएगा, निगोशिएट किया जाएगा। 235 में फोर्सफुल तेरी औकात नहीं है। तो समझ में आ रहा है? ओके तो अब मेरा क्वेश्चन है फोर्सफुल एक्विजिशन, तो इसका मतलब मैं एक्वायर करूंगा, किससे एक्वायर करूंगा? जो 10% है, यानी कितने थे अपने? 1,000। अब यहां पर ये समझना, वो 1,000 लोगों को आप डायरेक्टली एक्वायर नहीं करोगे, क्योंकि उसको एक राइट है, राइट टू अपील। इसीलिए उसके पास एक ऑप्शन है, 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपने नोटिस भेजी उसके 30 दिन के अंदर वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अगर 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के पास नहीं गया, फोर्सफुल एक्विजिशन। अब फोर्सफुल एक्विजिशन मतलब वो आके तो शेयर सर्टिफिकेट देगा नहीं, कंपनी काम करेगी, शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगी, नया शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम से इशू करेगी। समझ में आया? लेकिन व्हाट इफ, अब क्वेश्चन क्या आएगा? ये व्हाट इफ ट्रिब्यूनल के पास गया, फिर ट्रिब्यूनल हियरिंग करेगी। अब ट्रिब्यूनल, एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ, ट्रिब्यूनल यही बोलेगी बेच देना। मेरे को बताया 10% राइट से क्या उखाड़ेगा? एसआर भी पास नहीं कर सकता, एसआर भी अमित तातेड़ी करेगा, क्योंकि अमित तातेड़ी के पास कितने हैं? 90। देखो 90 नहीं रहता तो ये सेक्शन आता ही नहीं था। फोर्सफुल एक्विजिशन कब हो रहा है? जब 90 के ऊपर आया, तो 90 के नीचे रहेगा तो तुम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है? तो वो क्या बोलेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू एसआर भी नहीं, ओआर में भी कुछ नहीं करेगा, 10% में तुम लोग क्या करने वाले हो? अरे अमित तातेड़ी को बेच दो, अच्छा ऑफर दे रहा है ना। कुछ समझ में आया? ओके अब इसमें 2 ऑप्शन वापस निकलेंगे। मेरे को बताओ ट्रिब्यूनल क्या बोलेगी, या तो फोर्सफुली बेच दो अमित तातेड़ी को, या तो ओके मत बेचो, अमित तातेड़ी नहीं खरीदेगा तो। अब देखो नहीं खरीदने की इस पोजीशन में मैं क्लियर बताऊंगा कि भाई तुम्हारी बात लगी, अभी तू क्यों नहीं बेच रहा है? मैं तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, डिसेंटिंग मतलब जो नहीं बेच रहे हैं, उनसे मैं बोलूंगा क्यों नहीं बेच रहे हो? नहीं मेरे परदादा ने ये शेयर खरीदे थे, तब उन्होंने बोला था मरते वक्त, नहीं भाई ओके ये शेयर मत बेचना, अपने घर जो बड़ा हुआ ना ये शेयर की वजह से हुआ, जिस दिन ये शेयर बेच देगा अपन सब डूब जाएंगे। इमोशनल अटैचमेंट। ट्रिब्यूनल लिसन करेगी वॉट एवर इट मे बी। ओके ये हुआ, फिर ट्रिब्यूनल बोलती है नहीं ठीक है मत बेच तू, ओके अमित तातेड़ी ओके वो बेचेंगे नहीं। पर तेरे को मालूम है अभी तेरा कुछ नहीं होने वाला मीटिंग में। क्यों नहीं होने वाला? डायरेक्टर भी अमित तातेड़ी डिसाइड करेगा, बिजनेस भी अमित तातेड़ी डिसाइड करेगा, सब कुछ अमित तातेड़ी डिसाइड करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके लिए तू अभी ऑपरेशन में नहीं जा पाएगा, फिर तेरे को ये बताया जाएगा कि 244 यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं यूज कर पाएगा? वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, इसीलिए तेरे को समझाया जाएगा बेच दे, ओके बेच दे। ओके फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा, अभी ट्रिब्यूनल 2 ऑर्डर देगा, या तो बेच दे, अभी तू नहीं बेचना भी जाएगा तो भी फोर्सफुली एक्वायर करेगा। कौन एक्वायर करेगा? अमित। समझ में आ रहा है? आई डू थिंक समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल ने बोला नहीं बेच सकता तो अमित कुछ नहीं कर पाएगा। यू नीड टू स्टे विद इट, 235 एंड्स हियर, दैट्स इट, 235 क्लोज।
ऑपरेशन में जाने के लिए 2% है अपने पास। 2% होने दे, 10% होने दे, लेकिन ऑपरेशन में क्या जाएगा? तेरे राइट्स मिस यूज हुए। क्या मिस यूज हुए? जब ऑपरेशन में जाएगा तो उधर भी यही बोलेगा, ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? मैं तेरे को बोला था भेज दे। समझने की कोशिश कर, आई एम टेलिंग यू, तू इधर से जा या उधर से जा, चेकमेट है। हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर मैं आपको राइट यूज करने नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, राइट यूज करने दूंगा लेकिन तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो अगर कोई मैं रिजोल्यूशन पास करूंगा, लोन देना है, 90% हाँ बोल रहे हैं, तो 10% ना बोल रहा है, कोई फर्क कुछ नहीं कर पाएगा। अब तू इसके लिए और थोड़ा ना जा पाएगा ट्रिब्यूनल के पास, फिर ये कंपनी को डुबाई दूं मैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और मेरा टारगेट भी वही रहेगा ना, क्योंकि जब मैं एक्वायर कर रहा हूं पूरा, तो मेरे को यही चाहता हूं कि कंपनी बंद होनी चाहिए ताकि वो किसी के साथ मर्ज हो जाए। मेरे को बताओ 100% लेके मैं करूंगा क्या? मतलब मेरा ही पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगा क्या? ऐसा थोड़ा ना। बिजनेस कैसे करना चाहिए? पब्लिक का पैसा लगाना चाहिए। तो पब्लिक का लगाने के लिए मैं तो ये कंपनी को मर्ज कर दूंगा, और मर्ज करके मेरे कुछ विजन रहेगा दूसरा, ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो नेवर 235 समझ में आया? 235 समझ में आया? तो 235 का प्रोसीजर बताओ। सबसे पहला क्या होगा? स्टेप्स चाहिए मेरे को। पहला, ओके, नोटिस दी जाएगी, ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी, कितने दिन का वैलिड? 4 मंथ। ओके, सेकंड 238 उसके अंदर घुसेड़ हो, क्या होगा? आरओसी को लेटर नोटिस देनी, इंटीमेशन देना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि भाई हम लोग ने ऑफर दिया है, 4 महीने के वैलिड है, पैसा है हमारे पास, और हमारे डायरेक्टर ने, ट्रांसफर कंपनी के डायरेक्टर ने, ओके, सारे मेंबर्स को ऑफर बता दिया है। उसके बाद ऑफर सब्सक्राइब किए जाएंगे, और वहां पर आपको क्या इंश्योर करना है? 90% के ऊपर है तो आगे जाइए, 90% के नीचे है तो भूल जाइए। सेक्शन 1, 90% के ऊपर है तो फोर्सफुल एक्विजिशन होगा। फोर्सफुल एक्विजिशन के लिए आपको मैंने बताया कि आप डायरेक्टली एक्वायर कर सकते हो, और जो शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा होगा तो कंपनी उसमें ऑपरेट करेगी, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, न्यू शेयर सर्टिफिकेट, और पुराने शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गए? इनवैलिड, फ्रीज करे। ओके, लेकिन यहां पर राइट टू अपील नहीं जाएगा। तो 30 डेज का राइट टू अपील है जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है। डिसेंटिंग मतलब वो एसेंट नहीं दे रहे हैं, तो डिसेंटिंग जो 10% है ना, वो किधर जा सकते हैं? ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल या तो ऑर्डर देगा गो हेड या तो नहीं। अगर गो हेड दे दिया फोर्सफुल एक्विजिशन होगा, नहीं दिया तो ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगी कंपनी, एंड गो हेड, बस दैट्स इट। दिस इज हाउ द 235 वर्क्स। मेरे ख्याल से क्लियर, पक्का समझ में आया? 235 लॉजिक समझा? अब देखो, अभी इसको मैं फिर उसके बाद फिर स्क्रीन पे लेके जाता हूं। मैं तो कॉन्सेप्ट, आप इमेजिन करो, अगर ऐसा ही आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें आंसर आपको फटफट याद होगा। अभी बस खाली मेथड आपको फॉर्मली पढ़ना है, बाकी क्या है। ओके, अब मेरे को बताओ 235 का एंड कैसे हुआ था? सुख में हुआ या दुख में हुआ? किसके सुख में और किसके? जिसके पास 90% है, मेजॉरिटी विन्स है एक्ट में, उसके सुख की बात करेंगे अपन, भी उसमें इंटरेस्टेड है। उसी का सुख। ओके, उसके सुख में हुआ या दुख में? दोनों हो सकते हैं। सुख में क्या होगा? अगर 100% आ गया तो। दुख में क्या हुआ? 10% नहीं आया। देखो अगर मेरे को, मैंने आपको क्या समझाया, 100% एक्वायर करना था, इसलिए मैं ये फालतू टाइम पास किया है, लेकिन 100% नहीं मिला मेरे को, 90% नहीं मिला। ओके, तो मैं 235 तो बंद कर दिया, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर क्या दिया, उसको वैसे रहने दो। अब मेरे पास 236 आएगा। 236 क्या था? 235 क्या था? मतलब फोर्सफुली एक्विजिशन, लेकिन ट्रिब्यूनल ने बोला नहीं करने का। फिर फोर्सफुली नहीं करने का तो कैसे करने का? प्यार से। तो 236 बोलता है अगर तेरे पास 90% या उससे ज़्यादा वैल्यू है, सामने वाले को ऑफर देते रहे, वैल्यूएशन % से निकाल, और वो ऑफर वैलिड रख, और उसको बोल तू साल भर में बेच, 1 साल में बेच, जब भी तेरे को बेचना है बेच, तेरे पास ऑफर हमेशा रहेगा ही। 235 में कब कर रहे हैं? 235 में नोटिस देते, वो 4 महीने की सबको होती है, वो 80 रुपये की होती है, लेकिन ऑफर तो उनको भी आज तो सबको दिया, तब उन्होंने नहीं बोला ना 235 में वापस वही सेम ऑफर, ये सेम नहीं, वॉट एवर इट में भी, यही तो बोल रहा हूँ मैं तेरे को। अभी तेरे को 10% ही आ रहा है, या तो ऑफर मैं कम भी दूंगा, तुमको जो उखड़ना उखड़ो, क्योंकि देख क्या होगा, देख लॉजिक समझने को सर। ओके, देखो 235 में जो 10% ना बोल रहे हैं, ओके, उनको दुख कब मालूम पड़ेगा? जनरल मीटिंग में। तो जनरल मीटिंग होगी, उसके बाद उनको मालूम पड़ेगा उनको वोटिंग का कुछ नहीं हो रहा है, और तब वो ऑफर देंगे। कौन? ट्रांसफरी कंपनी। समझ में आ रहा है? तो 236 का कॉन्सेप्ट हुआ है। 236 बोल रहे हैं अभी प्यार से लो तुम। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन जो पहले लिया वही लेना है, आप डिसाइड करो, एक वैल्यूअर लगाओ, वैल्यूअर लगाओ, और उससे डिसाइड करो कि इसका वैल्यूएशन क्या आता है। इसमें वैल्यूअर की कंडीशन है, वैल्यूअर की कंडीशन है कि वैल्यूअर अपॉइंट करके वैल्यूएशन निकालो, और वो ऑफर दे दो। किसको दे दो? 10%, और उनको ये ऑफर वैलिड रहने दो, और धीरे धीरे करके शेयर्स लेते जाइए प्यार से, बस खत्म स्टोरी। मतलब 236 इज कंटिन्यूएशन 1, 235 इज वन टाइम। अगर 90% के ऊपर हुआ तो फोर्सफुली होगा, 90% के नीचे हुआ तो वापस तुमको 235 जाना पड़ेगा। समझा? 236 में एक ही छोटा सा पॉइंट होगा जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट समझा क्या? अभी तो आपको क्वेश्चन कैसे आया है, अगर मैंने बोला ओके समझो शुरू, आप मेथड मेरे को सही बताओ। होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी जिसमें मेरा 60% स्टेक है, मेरे को टेक ओवर करनी है। मेथड
235। समझ में आया? होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी जिसमें 94% मेरा स्टेक है। ओके मेरे को टेक ओवर करना है, मेथड 236। याद रखना 90% के ऊपर हो तो 236 में ही जाना है। समझ में आया ये एवरीबडी? ओके अब होल्डिंग टू होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है और हमें मर्ज करना है 233। अगर तुम सब बैठ रहे तो तुम्हारे दिमाग में सब बैठते जाएगा। ओके एक ए कंपनी है जिसके पास 0 शेयर्स है, 0 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड है ये, एक्स कंपनी, एक्स अपनी वाला एग्जांपल, और वाई लिमिटेड। ओके मेरे को टेक ओवर करना है, टेक ओवर विच मेथड? 235। ओके एक्स कंपनी है जिसके पास कोई शेयर्स नहीं है और उसको वाई लिमिटेड को अमालगमेट करना है। समझ में? मेरे ख्याल से अभी नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर विद सेक्शन टू बी अप्लाइड। ओके एक्स कंपनी है जिनको अपने आप का शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है 230। ठीक है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, ओके इनको सीजी ने बोला तुम दोनों को मर्ज होना पड़ेगा 237 लास्ट 237 जो अपना बचा हुआ है, जिसमें सीजी बोल देगी तेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो अपील कर सकता है लेकिन अपील में भी कुछ नहीं होने वाला तेरे पास। अपील इज मेनली फॉर कंपनसेशन, क्योंकि सीजी तुमको कंपनसेशन देगा अभी, मेंबर्स को कंपनसेशन, क्योंकि सीजी फोर्सफुली एक्वायर कर रहा है तो कंपनसेशन देगा, जितना तुम्हारा वैल्यू है उतना ही कंपनसेशन देने की कोशिश करेगा। 237 में क्लियर लिखा है कोशिश करेंगे कि हम उतना ही कंपनसेशन दें, हो सकता है उससे कम भी रहे, कम रहा तो तुम जाओ ओके अपील करो। बैंक वाला बैंक ऑफ बड़ौदा और मर्ज हुए ना वो 237 में हो गए मर्ज। कॉन्सेप्ट समझा? मेरे ख्याल से सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके आ गए। अभी आपको जो चाहिए वो उसमें से लो। ओके सर मेरे को, मैं वापस बोल रहा हूँ 235 236 कब सजेस्ट करोगे? कौन सा शब्द आया तो टेक ओवर। जब तक टेक ओवर नहीं आता ये दोनों सेक्शन नहीं होंगे। अमालगमेशन आया तो अमालगमेशन आया तो हाँ नहीं, खाली 232 मत बोल, 232 और 233 डिपेंड्स कौन सी कंपनी है। ठीक है ओके और कॉम्प्रोमाइज आया तो 230 मेरे ख्याल से सब झेप रहा है अभी। ओके पक्का एवरीबॉडी? गलती से भी टेक ओवर में 232 233 नहीं आना चाहिए, गलती से भी अमालगमेशन में 235 236 नहीं आना चाहिए, और इसके बाद भी गलती हुई तो मतलब तू सबसे बड़ा झंडू है, क्योंकि ये सब मैंने बता दिया है। देखो कैसा होता है, एक बार लॉ पढ़ते अपने को ध्यान में नहीं आता, चैप्टर पढ़ते हैं जनरली जाते हैं अपन, जनरल सेक्शन में जाते हैं। अगर तू ये जनरली पढ़ते जाएगा तो जनरली जाएगा, अरे हाँ जनरल तो है ये, ठीक है ना, ये है तो सब अमेलगमेशन के लगेंगे, लेकिन सब अमेलगमेशन नहीं है, शब्द है वो, और कौन से शब्द है वो तुमने ध्यान रखना चाहिए। आई डू थिंक पक्का क्लियर एवरीबॉडी? ओके तो ये रहे तुम्हारे पूरे प्रोसीजर्स। ओके ऑल टुगेदर 235 और 236 में एक बार स्क्रीन से गो थ्रू कर रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ऑल टुगेदर अपन समझ चुके हैं सारी की सारी चीजें, बस उसको फ्लो कर दे रहे हैं। ओके 235 में आ जाइए, सबका ध्यान इधर स्क्रीन पे देखिए, सब बताया। सबसे पहला क्या है बेटा, स्क्रीन पे देखिए, आप बोलो ट्रांसफरी कंपनी इज गिविंग ऑफर टू शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। समझ में आया? मैंने शेयर होल्डर यूज किया इसलिए, कंपनी को नहीं देते, वो शेयर होल्डर को देते हैं, और वो कितने दिन तक, कितने महीने तक वैलिड रहेगा? 4 मंथ। 4 से कम करना है वो तुम्हारा चॉइस रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 4 मंथ्स, 4 से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है ओके ये 238 वाला बोलता है, 238 क्या बोलता है, क्या इंश्योर करने का? सर्कुलर टू ऑल मेंबर। कौन सी कंपनी? ट्रांसफरर कंपनी, वो उस कंपनी जिसको लेने वाले हैं वो सर्कुलर दे दे सबको। उसके बाद आरओसी और नेसेसरी कैश मेरे पास है, खत्म। ओके उसके बाद प्रोसीड कब कर पाओगे आगे? एक्सेप्टेंस बाय 90% ऑफ शेयर होल्डर इन वैल्यू। लेकिन यहां पर मैंने बोला ओके ओन होल्डिंग्स शुड बी एक्सक्लूडेड। मेरे ख्याल से समझ में आया? अरे हाँ या ना? इसके बाद ओके फर्दर नोटिस, अब कौन से किसको नोटिस दोगे? आगे कब जाओगे? जब आपका 90% हो गया होगा। 90% नहीं हुआ, सेक्शन खत्म। तो यानी अभी मैं कौन से 10% की बात कर रहा हूं, 10% को और 2 महीने की नोटिस दी जाएगी कि आप फोर्सफुली बेच दो, फोर्सफुली दे दो। ठीक है 2 महीने में अगर नहीं बेचते, 2 महीना खत्म होने के बाद नहीं बेचते तो ओके वो फोर्सफुली ले लेगा, लेकिन 2 महीना खत्म होने के बाद 30 डेज उनके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है, क्या करने में? अपील करने में। 2 महीना खत्म होने के बाद, 2 महीना कंपलसरी नोटिस है, मतलब 3 महीना मिलता है उनको सब डिसाइड करने के लिए, अपील करने के लिए, लेकिन 2 महीने में अपील नहीं करते, क्योंकि 2 महीने फोर्सफुल नहीं होगा ना। 2 महीना मैंने आपको ऑप्शन दिया कि तू बेच दे, ठीक है, मैं फोर्स कब करूंगा तेरे से? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद मैं तेरे को बोलूंगा कि मैं फोर्सफुली एक्वायर कर रहा हूं, तब तू 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है।
तो ये तेरा ओके अपील करेगा डिसेंडिंग शेयर होल्डर, किसको करेगा? ट्रिब्यूनल। कितने दिन में? 30 डेज। मेरे ख्याल से झेपरा ट्रिब्यूनल ओके गो हेड और रिजेक्ट, ये तो समझ गया। और जो भी होगा ओके नेक्स्ट प्रोसेस टू एक्वायर, मतलब अगर उन्होंने बोला गो हेड तो फोर्सफुली एक्विजिशन, रिजेक्ट ओके कुछ नहीं कर सकता। ये सेक्शन ओवर, सेक्शन ओवर, अपना मेन सेक्शन ओवर। आगे क्या करना वो अपना डिस्कशन नहीं रहेगा। सेक्शन 235 ओवर। मालिक समझ में आ गया? आई डू थिंक्स फिट हो गया पूरा। अगर आप ये पूरा पढ़ोगे तो अभी अगर पढ़ोगे ना तो सिक्वेंशियली बैठ गया ना तो मस्त बैठेगा। अभी आंसर आपको तोड़ याद रहेगा, लिख के ले लो। अदरवाइज ये चैप्टर, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दिस चैप्टर इज नॉट सो इजी टू रिमेंबर। दिस चैप्टर इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज प्रोसेस इज देयर एंड द प्रोसेस, व्हाई द प्रोसेस इज देयर एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज देयर ना मालूम ही नहीं पड़ता बहुत जन को। Now if you are aware that process is there and sequentially it goes na, and you just remember the concern words there, the things are in your hand, I can bet. And now any question, आपको जो क्वेश्चन आने दो। मतलब मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब ट्राई किया है, एक हाथ मतलब देखो कितना भी रहा तो कहीं ना कहीं कम है, पर कॉन्साइज में करके मैंने सब कर लिया है। तो अगर आप देखोगे और इसमें डिटेल आपको चाहिए तो मैंने आपको बता दिया 4 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे और डाला हुआ है, देख लीजिए जाके। अगर आपको और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने हैं और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर ही, ये मैंने तो एक एग्जाम्पल में 235 खत्म कर दिया, पर एक एग्जाम्पल में मैंने सारे पॉइंट्स किए। पर 235 जब मैं एक्चुअली पढ़ाता हूं तो उसमें मैंने एक पॉइंट पहले करता हूं, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन देता हूं, फिर तीसरा ऑप्शन देता हूं, अलग अलग करता हूं धीरे धीरे। अभी मैंने ओवरऑल सब कुछ बता दिया तुमको, मेरे ख्याल से क्लियर। और उसके बाद 236 है, 236 का एक पॉइंट बचा हुआ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर स्क्रीन पे देख लो प्रोसीजर क्या है। एक्वायरर और एनी पर्सन, मिनिमम होल्डिंग कितना बची है? एक्वायरर और एनी पर्सन मिनिमम होल्डिंग कितना चाहिए बेटा 236 यूज करने के लिए? 90% से ज्यादा, 90% या उससे ज्यादा, ठीक है। नोटिफाई कंपनी ऑफ हिज इंटेंशन टू परचेज रिमेनिंग शेयर्स। अगर आपके पास 90% से ज्यादा शेयर्स है तो आप कंपनी को इंटेंशन दोगे कि भाई मैं बैलेंस शेयर्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है। प्राइस डिटरमाइंड बाय, मैंने बताया था कौन? वैल्यूअर, वैल्यूएशन से डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट किया जाएगा वो पैसा, किसमें? सेपरेट बैंक अकाउंट। 1 साल, याद आया? 1 साल तक ये पैसा रहेगा। 1 साल तक ऑप्शन ऑफर ओपन रहेगा। 1 साल तक कभी लो पैसा अकाउंट में है, आप ट्रांसफर कर दो, शेयर दे दो कंपनी को पैसा दे देगी, कंपनी मेरे नाम पे शेयर दे देगी। मेरे नाम मतलब मेरा 90% के ऊपर है, उसकी बात हो रही है, ओके। और 60 डेज का एक्सटेंशन उसमें दिया जाता है, यानी वही है 1 मंथ प्लस 60 डेज, ओके। लेकिन एक ऐसा भी केस है कि भाई यहां पर अगर ट्रांसफर का बाद में हो, उसके पहले ट्रांसफर कर दिया, कंपनी शैल ऑपरेट लाइक ए शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये तो मैंने आपको बता भी दिया कि मतलब अगर मतलब अभी बोला मैंने कि वो जो बंदा खरीद रहा है, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करता है तो वो शेयर किसको देगा? कंपनी को, और कंपनी वो शेयर मेरे नाम पे करेगी। तो कंपनी किसके हिसाब से काम कर रही है? शेयर ट्रांसफर एजेंट। इट्स लाइक एजेंट ना, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। तो वो शेयर ट्रांसफर एजेंट जैसे काम करेगी कंपनी, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ओके। और ये होने के बाद एक और एक है कि व्हाट इफ जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है वो मर गया 1 साल के अंदर, तो उसका लीगल हेयर आएगा। लीगल हेयर को ये ऑफर 3 साल तक वैलिड रहेगा, क्योंकि क्या होता है लीगल हेयर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसीलिए सेक्शन ने थोड़ा सा बड़ा पॉइंट किया है कि 3 साल तक, ये 1 साल का जो ऑफर है ना वो लीगल हेयर के लिए 3 साल तक रहेगा। समझ में आया? खत्म 236 खत्म। लेकिन इसके अंदर 236 के अंदर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न इज, देखिए समझो शुरू, मेरे को बताओ कितने मेरे पास ऑलरेडी है। लास्ट पॉइंट है फॉर द डे, लास्ट पॉइंट है, अच्छे से समझ लो। मेरे को बताओ मेरे पास कितने हैं? 90%, मतलब सामने वाले के पास कितने हैं? तो अपन एज्यूम करते हैं 10 जन है, 10 जन है और 10 शेयर्स है, एकदम सिंपल रखने के लिए 10 जन है और 10 शेयर्स है, ठीक है। 236 एक्टिवेट कब होगा? मतलब मैं ये बोल रहा हूं 236 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 90% होना चाहिए, कंडीशन थी। स्टार्टिंग क्या है? ये 236 चालू किया मैंने, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? सी 236 का स्टार्टिंग कंडीशन था 90% मेरे पास है, पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 236 का? प्राइस डिटरमाइंड बाय वैल्यूअर एंड ऑफर इज गिवन फॉर 1 ईयर। झेपरा कुछ पक्का समझा? ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये होने के पहले, ये जब ऑफर दिया मैंने 236 एक्टिवेट होने के पहले, ओके, मेरा और आपका नेगोशिएशन चल रहा था। तब मैंने क्या सोचा, आपस में नेगोशिएट करके क्लोज करते ना। 236 क्यों यूज करूं? इतना मेरा तो कंप्लायंस है, तो रहते देन मैं ही तेरे को बोल दूं ऑफर दे दो खरीद लूं, क्या दिक्कत क्या है? तो अगर ऐसा चल रहा था, ओके, और कॉन्सेप्ट समझो, ओके, और 236 आया, और 236 के पहले जो माइनॉरिटी है, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, 236 आने के पहले जो माइनॉरिटी में से मेजॉरिटी, माइनॉरिटी में से मेजॉरिटी, उसमें 75%,
माइनॉरिटी का मेजॉरिटी मतलब 75%। ओके 75% मतलब कितने लोग? 8 लोग। 8 लोग के साथ मेरी डील क्लोज हो चुकी है। कभी ये ऑफर देने के पहले डील क्लोज हो चुकी है, पैसा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ रहेगा, लेकिन ऑफर देने के पहले मेरी डील क्लोज हो चुकी है और ये ऑफर दिया, तो अभी बचे कितने लोग? 2, और वो 2 ओके करते हैं, 2 ओके करते हैं। अगर यहां पर जो 8 लोग थे, अगर मैंने उनको प्रीमियम प्राइस दी थी ये आने के पहले, क्योंकि यहां पर प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? यहां पर नहीं, यहां पर कौन कर रहा है? वैल्यूअर। वैल्यूअर ने जो डिटरमाइन किया उससे प्रीमियम ही दूंगा मैं। तो मैंने प्रीमियम पे किया था कितने परसेंट को? 75% से ज्यादा उनको मैंने प्रीमियम पे किया था, और बाकी जो बैलेंस है उनको प्रीमियम नहीं पे किया क्योंकि वैल्यूएशन से आया। अगर प्रीमियम पे किया था, देखो अगर प्रीमियम पे नहीं किया, एग्जांपल ओके मैं पर शेयर आपको 10 रुपए दे रहा हूं और इनको भी 10 रुपए दे रहा हूं, तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है, डिस्कशन ही मत करो। लेकिन आपको मैंने 25 रुपए दिए और वैल्यूअर ने 10 रुपए निकाला है, यानी अभी 2 जन को कितना मिला? 10 रुपया, लेकिन बाकी 8 जन को कितना मिला? तो सेक्शन बोलता है अगर ऐसा किस्सा हुआ रहेगा तो जो मेजॉरिटी को फायदा हुआ है, वो जो एक्सेस फायदा हुआ है, वो सब लोगों में जो माइनॉरिटी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रो रेटा बेसिस पे। बहुत है। इसको मैं एकदम सिंपल वे में करता हूं। देखो अपने इसमें बताओ, मेरे को बताओ। ओके ये अपने एग्जांपल में लो, एग्जांपल लो, मेरे को बताओ 10 मेंबर है, 10 मेंबर थे, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की बात हो रही है, 10 मेंबर माइनॉरिटी है, मेरे पास तो 90% है ना रे, तो 10% 10 माइनॉरिटी है। मेरे को बताओ मेरा मेजॉरिटी कितना होगा? 75% वाला मेजॉरिटी, मतलब 7.5 मेंबर विच इज इक्वल टू 8 मेंबर्स। ओके 8 मेंबर से जब बात हुई थी, ओके मैंने क्या बोला? अभी एग्जांपल करते हैं, प्रायर टू डेट ऑफ ट्रांसफर, प्रायर टू डेट ऑफ ट्रांसफर, ओके 8 मार्च 21, एज्यूम करते हैं 8 मार्च को मैंने ऑफर दिया था। 8 मार्च के पहले ये 8 जन को, 10 जन को ही दिया था, लेकिन 8 जन ने हाँ बोल दिया था। समझ में आया? 8 जन ने हाँ बोला था। ओके हाँ बोला, मेरे ख्याल से समझ में आया क्या? पक्का? ओके और उस टाइम पे जब मैंने हाँ बोला था, उस टाइम पे 50 रुपए दिए मैंने, 50 रुपीज का दे दिया। ओके प्रायर टू दिस डेट। ओके बाद में मैंने 236 यूज किया, 236 सेक्शन यूज किया, और जो वैल्यूअर है ओके यहां पर वैल्यूएशन निकालते वक्त ओके एज्यूम करते 20 रुपीज निकाला। कितना निकाला? 20। अब मेरे को बताओ कितने जन को 20 मिलने वाला है? 2 जन को 20 मिलेगा। ओके लेकिन 8 जन को कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया? तो सेक्शन 236 क्या बोलता है? 236 बोलता है जो 8 जन को एक्सेस कितना मिल रहा है, मेरे को बताओ एक्सेस कितना मिल रहा है? एक्सेस कितना मिल रहा है? एक्सेस 8 जन को कितना मिल रहा है? 8 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 240। ये 240 10 जन में डिवाइड होगा। समझ में आया? लेकिन इसके लिए कंडीशन सिंपल है, 75 मेंबर से ज्यादा, 75% से ज्यादा मेंबर ने हाँ बोलना चाहिए। कभी ये ऑफर डालने के पहले, वैल्यूअर के वैल्यूएशन के पहले वाला, लेकिन ये प्रीमियम प्राइस हुआ तो समझा? अगर यहां पर ऐसा उल्टा किस्सा करते हैं, जो 8 जन है वो 10 रुपए पे हाँ बोल दिए, और जो बाद में 2 जन है वो 20 रुपए पे आए, वो 8 जन क्लेम नहीं कर पाएंगे। समझे? क्योंकि उन्होंने पहले हाँ बोल दिया सेक्शन के पहले। ये सेक्शन प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? जिन, हाँ मतलब जिन ज्यादा प्रीमियम मिला उसको नहीं, जो जिसको कम प्रीमियम मिल रहा है। पेनलाइज, देखो ये सेक्शन नहीं चाहता कि पेनलाइज हो, क्योंकि तुमने सुना नहीं इसलिए तुमको पेनल्टी मिल रही है अभी। और उसमें भी हम पेनल्टी कब बोल रहे हैं? 75% के ऊपर है, तो यानी मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी सबने हाँ बोल दिया था, तुमको रख दिया बाजू में, तुमको रखा दिया 2 जन को, बाकी 8 जन ने हाँ बोल दिया था, तुमको बताया भी नहीं गया। समझ में आया? दिस इज व्हाट एग्जांपल इज ऑल अबाउट, और ये आपको लास्ट में मिल जाएगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर एग्री बिफोर द डेट ऑफ ओके द सेक्शन, मतलब दिस सेक्शन, ये सेक्शन होने के पहले माइनॉरिटी शेयर होल्डर एग्री, लेकिन इसमें कितना एग्री होता है? 75% से ज्यादा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? आई डू थिंक अभी ये अगर एग्जांपल समझ गया तो 236 अभी खत्म। अभी 236 में कुछ नहीं है, तो 236 में सिर्फ ये एक एडिशनल पॉइंट था जो एकदम ट्विस्ट है भाई। इट इज नॉट सो इजी, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मालिक समझा? समझा क्या रे? बोल। सर ऐसा हो सकता है कि प्रीमियम सबको अलग अलग दिया हो, कोई को 30 होने दो, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 20 रुपए के ऊपर मिला हो तो। पहली कंडीशन, 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो 20 रुपए के ऊपर मिला होगा, और दूसरा 75% से ज्यादा ने हाँ बोला है। सबको अलग अलग होगा, डजंट मैटर, पर 20 रुपए से ज्यादा। अभी तो इसमें मत बोलना कि सर 2 जन ने 20 रुपए के कम है, बाकी 8 जन को 50-50 रुपए, ये सब करो केस लो में जाओ, अभी हेडेक मत करो। समझा? नहीं तो और तू चिल्लाएगा तो उसके पहले मैं क्लियर कर दूं। नहीं सेक्शन ने बोला, नहीं सेक्शन ने क्या बोला?
सेक्शन ने क्या बोला उतना मैं बताया तेरे को। नहीं मैं टफ नहीं बोलूंगा। टफ ने अरे मेरे लिए टफ, अरे मेरे लिए टफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को टफ सॉल्व करना है तो लेक्चर यूट्यूब पे डाला है वो देख। समझा? सिंपल नहीं, मैं क्या बता, अरे मैं तू समझा नहीं मैं क्या बोला। हाँ, मैंने क्या बोला, सेक्शन ने ये बताया। अभी तू बोल रहा है कि किसी को कम दिया, आधे जन को कम दिया, आधे जन को ज्यादा दिया, ठीक है? ओके, प्रैक्टिकली समझ, इन्होंने क्या बोला, 75% ज्यादा लोगों को ज्यादा मिला तो है, कम मिला ज्यादा मिला तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, पहले मिला है ये सेक्शन चालू होने के पहले। तो बहुत सारी चीजें क्लियर है ये सेक्शन की। क्लियर मालिक? और लास्ट सेक्शन है वो आप एक बार रीड मार लेना, इस पे अभी ज्यादा हेडेक नहीं करते, बस पब्लिक इंटरेस्ट में है, हर एकदम इजी है, फ्रो करना है पब्लिक इंटरेस्ट में। ओके, दूसरा जो भी लीगल प्रोसीडिंग पुरानी कंपनी के अगेंस्ट होगी, जो भी बैंक के अगेंस्ट होगी, वो आगे चलेगी ना रे। ऐसा थोड़ा ना सीजी बोलेगा नहीं नहीं अभी कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगा, तो वो सारी की सारी आगे चलेगी। जो भी मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद है एग्जांपल 42 कंपनी मर्ज होकर एक कंपनी बनी थी एनटीसी, ओके, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। अब ये जो एनटीसी बनी थी इसके अगेंस्ट आप इमेजिन करो सारे कंपनी की जो भी लीगल प्रोसीडिंग है सब चलेगी, तो ये सब सीजी डिसाइड करता है। ओके, जो भी मेंबर्स होंगे, जो 42 कंपनीज में मेंबर थे, ओके, उनको जो पैसा मिलेगा वो आपका इंटरेस्ट या राइट सेम रखा जाएगा, या तो न्यू कंपनी में या तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी न्यू कंपनी में आपको शेयर होल्डर बनाया जाएगा, तो समझा, या तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। बस आपको मैंने ये बताया कि अगर कंपनसेशन आपको लगता है लेस मिला है तो आप क्या कर सकते हो, अपील। तो समझ में आया मालिक? ओके, तो मेरे को बताओ जो ऐसी केसेस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस में, अगर कोई मेंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट एमालगमेट करती है और कोई मेंबर है, क्या बोला मैंने, मेंबर है, ओके, तो उसको क्या मिलेगा, या तो नई कंपनी में शेयर्स मिलेंगे, ओके, इक्वल शेयर जैसे उसके राइट से वैसे ही, या कंपनसेशन मिलेगा। अगर कंपनसेशन कम लगा तो वो अपील कर सकता है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ओके, ये मैंने बता दिया, अपील फॉर लेस कंपनसेशन। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? अगला ओके, फिर बाद में कंडीशंस फॉर दिस ऑर्डर, यानी सीजी ऑर्डर कब देगा, पहला, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर इज गिवन टू ऑल कंपनी, यानी 42 कंपनीज को ओके ये ऑर्डर की कॉपी दी गई थी। ओके, 30 डेज पहले इनको एनालाइज करने के लिए सजेशन दिया था कि 30 दिन के अंदर आपके सबको मर्ज कर रहे हैं। क्यों दिया? ताकि आपको अगर नहीं करना है तो अपील कर सको। तो आप अपील का टाइम लैप्स हो गया, आपको नोटिस, मैंने ऑर्डर दे दिए थे, उसके बाद 30 दिन का टाइम था, आपने नहीं किया, सीजी का ऑर्डर है, डीम्ड आप एमलगमेट हो गया। लेकिन अपील अगर कर लिया आपने तो कब तक, जब तक वो अपील का ऑर्डर डिस्पोज नहीं होगा तब तक। एग्जांपल, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिस दी थी कि भाई आपको मर्ज करना है इसके साथ, विजया बैंक के साथ। ओके, विजया बैंक कौन सी बैंक मर्ज हुई है, जो भी, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा बोलता है नहीं होना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा किसके पास जाएगी, ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल के पास जाने के बाद ओके, अब ट्रिब्यूनल जब तक डिस्पोज नहीं करेगा तब तक ये सेक्शन पेंडिंग रहेगा। समझा? सीजी उसमें कुछ नहीं कर सकता, सीजी ये सुनवाई जब तक नहीं होती तब तक सीजी कुछ नहीं कर सकता, ये खत्म होने के बाद सीजी कर पाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? और ये जब ऑर्डर पूरा होके हो गया इसके बाद पार्लियामेंट में दिया जाएगा, क्योंकि ये सीजी कर रहा है, तो इसलिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, पार्लियामेंट्री इसको अप्रूव करेगी तब जाके होगा, यानी कांग्रेस और ये, हाँ, ये तब जाके होता है। करता सीजी है, प्रोसीजर फॉलो सीजी करता है, लेकिन अप्रूवल दोनों का होता है। बस सर, अपन ने पहले डिस्कस किया कि मतलब 232 लाने के लिए कांग्रेस और ये दोनों आएंगे, एक्ट लाने के लिए, वो लॉ की बात कर रहा हूँ। ये जब लॉ बना, एक्ट, बेयर एक्ट बोलते हैं अपन, सेक्शन 149, 150, 151, 152, ये जब ड्राफ्ट किए, ये सपोज मैंने लिखे, मैंने मोदी जी को दिए, मोदी जी बोले इसको लागू कर दो, नहीं ऐसे नहीं होगा। ओके, कांग्रेस और मोदी जी दोनों मिला के हाँ बोले, कांग्रेस आप जो भी हो, मेजोरिटी जैसा उनका जो रहेगा पैनल का, वो जब हाँ बोलेंगे तब जाके वो एक्ट आएगा। लेकिन एक्ट में एग्जांपल 151 ले ले, या अभी अपने लिया कि एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब रूल्स मोदी जी लाते हैं। मोदी जी को कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है, ना आपसे पूछने की जरूरत है। तो रूल्स आर डिफाइंड बाय मोदी जी, मतलब सीजी जो भी सीजी पावर में रहेगा, अभी पावर में मोदी जी है तो मोदी जी, ओके, सीजी डिफाइन करेगा रूल्स। समझ में आया? रूल्स यूजुअली क्लास ऑफ कंपनी रूल्स होता है, कौन से क्लास ऑफ कंपनी को एप्लीकेबल है नहीं है, ये सब रूल्स होता है, याद होगा। तो अगर मालूम है लिस्टेड कंपनी को सबको एप्लीकेबल है, और अनलिस्टेड में 10, 50, 100 होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ऑडिट कमेटी है, ये सब सीजी ने बताया, ये सब रूल्स में आए, सेक्शन में नहीं लिखे। सेक्शन ने बताया कि आप बताओ कौन से क्लास ऑफ कंपनी को ये करना है। सर तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का जो सेक्शन अमेंड हुआ तो वो वापस दोनों की इससे हुआ होगा, सेक्शन अमेंड होता है तो दोनों से होता है, हाँ, रूल्स अमेंड होता है तो सिर्फ सीजी करती है। सर वो पहले मालूम है 3 लाख का अमाउंट है पर दोनों से हुआ, वो ठीक है, हाँ मालूम है। लिमिटेशन ऑन अमाउंट था पहले, लिमिटेशन तक इतना ही कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंट था रे। अब मतलब वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को बताना था इतना इससे आया है, ये वो भी डिस्क्लोजर चले गए,
ठीक है, छोड़ दे अभी, उसमें नहीं पड़ता, पर ये है अभी अभी तेरा क्वेश्चन इसकी वजह से आया था। हाँ, अब तूने बोला 237 में इधर पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है, ठीक है मेरे को बता, 237 किसने बनाया? सेक्शन है, सेक्शन दोनों ने बनाया। दोनों ने क्या बनाया कि मोदी जी आपको कोई कंपनी को मर्ज करना है तो कर लो। ओके ओके, ये पावर किसको दिया? सीजी को। सीजी को, मतलब मोदी जी को दिया। मैं अभी नाम ले रहा हूं ताकि तुम क्लियर रहो। मोदी जी को दे दिया, मोदी जी तुमको चाहिए ना बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक मर्ज कर लो। ओके, लेकिन मर्ज पूरा प्रोसीजर होने के बाद हमारे पास लाओ, हम दोनों मिलकर हाँ करेंगे तब होएगा। दैट इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये सेक्शन ने, देखो जब ये दोनों बैठे थे, कांग्रेस और बीजेपी बैठी होगी, तब ये बोला कि भाई सीजी को पावर देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है पब्लिक इंटरेस्ट में करना पड़ता है। जैसे मैंने एनटीसी का एग्जांपल बताया, नहीं बताया तो सारी 42 कंपनी डूब जाती और साथ में 42 कंपनी का वाइंडिंग अप होता था। तो सीजी ने डिसीजन लिया, सही किया, सही किया, वो तो कांग्रेस ने लिया था, सही किया है, सही किया है, लेकिन हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे ये होना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल। और एक्चुअली मैं बता रहा हूं, इट इज ओनली अबाउट एसेंट। ये एसेंट देते हैं, हाँ वाना नहीं होता है, प्रोसीजर है खाली, समझा? तो इट इज नॉट प्रायर अप्रूवल, इट इज अबाउट कंप्लीशन पार्लियामेंट्री कंट्रोल। मेरे ख्याल से समझ पक्का मालिक? पक्का। तो ये दोनों चैप्टर आप पढ़ के रख लेना। ओके, अभी अपन ऑलमोस्ट 6 दिन के बाद मिलेंगे, आइदर संडे और मंडे। तो मैं आपको भी बता के रख रहा हूँ, आप जितना अभी ऑलरेडी कंटेंट हो गया तो आप पढ़ के रख लेना, रिवीजन देख लेना। रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो रिवीजन लेक्चर तब तक, मतलब अपना नहीं आता तब तक वहाँ से देख के खत्म कर लो ऑल टुगेदर। ओके, एंड बाय संडे या मंडे, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मंडे ही पकड़ो, मंडे शाम से अपना वापस अपलोड होना चालू होगा। नेक्स्ट मंडे अपना शाम से लेक्चर अपलोड करना चालू होगा, जो कि फ्राइडे या सैटरडे तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। तो 6 से 7 दिन, 6 दिन का अप्रोक्सीमेट टाइम पकड़ो, 5 से 6 दिन पकड़ो, और वहां से खत्म हो जाएगा मालिक। सो टेक केयर, एंजॉय, एंड दूसरी कुछ पढ़ाई करो। ओके, टाइम पास मत करो। ओके, टाइम पास करोगे तो क्या मतलब, तोड़ पढ़ाई करो मालिक।